CAPF एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस कर रहे थे सीरीज़ के अंदर, जो इस बार अभी जो अपन पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं CAPF 2020 का पेपर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये पेपर जैसे पहले फॉर्मेट में चल रहा था वैसे ही चलेगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों है, लेकिन मैं हिंदी के अंदर बोल दूंगी, लेकिन मैं उसके जो क्वेश्चन है वो इंग्लिश के अंदर सॉल्व करूँगी। इंग्लिश मतलब समझ में आ जाएगा हिंदी और इंग्लिश के अंदर, ठीक है। चलो सबसे पहले ये वाले देखो, वही क्वेश्चंस जो हमारे पास हैं कि हिंदी और इंग्लिश के अंदर पेपर भी ऐसे आता है। मैंने वो सिर्फ PDF उठा लिया उस पेपर का और मैं उनको आगे आगे सॉल्व करवाती जाऊँगी। अब देखो सबसे पहले जब ये बात करते हैं तो ये यहाँ पे ये जो जिन पे टिक लगा रखा है मैंने, उनके लिए क्या बोल रखा है कि मैं आपको ये क्वेश्चंस पीछे सॉल्व कराऊंगी, क्योंकि इसके स्क्रीनशॉट मैंने लगा रखे हैं अगर उनमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो, ठीक है। अब यहाँ पे इस पेज के अंदर सिर्फ अपने पास यहाँ पे एक क्वेश्चन बचा है, दैट इज 6 में पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड्स टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ द मोशन इज नॉट करेक्ट। न्यूटन्स का थर्ड लॉ कौन सा है? एवरी एक्शन देयर इज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक एक्शन होगा उसका इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होगा। उसका एक एग्जाम्पल हम जो पेपर के अंदर पहले स्कूल्स में पढ़ते थे वो ये थे कि हम पैदल चल रहे हैं, तो जब अर्थ जो है वो प्रेस हो रही है और हमारा पैर जो है ऊपर अपवर्ड फोर्स लग रहा है ताकि हमारा पैर ऊपर उठ रहा है और हम आगे चल रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ थी। अब उसमें यहाँ पे देखो जब हम 6 की बात करते हैं तो हमसे पूछा कौन सा करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट पूछा है। तो देखो फोर्स नेवर अकर सिंगली इन द नेचर, ये बात सही है, क्योंकि एक्शन और रिएक्शन दोनों चीज़ हो रही है तो सिंगली तो एक्ट नहीं कर रहा। उसके बाद बोला है व्हेन द अर्थ पुल्स अ स्टोन डाउनवर्ड ड्यू टू ग्रेविटी द स्टोन एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द अर्थ, ये बात भी सही है। ग्रेविटी के कारण कोई भी चीज़ जब नीचे आ रही होती है तो वो जो फोर्स जो स्टोन है, स्टोन भी तो अर्थ पे जैसे ही आता है वो फोर्स लगाता है, तो दोनों अर्थ ग्रेविटी से उसको नीचे खींच रही है और जब वो स्टोन नीचे आ रहा है तो वो फोर्स लगा रहा है अर्थ पर, गिरता है धड़ाम से, वो चीज़ है। देयर इज अ कॉज इफेक्ट रिलेशन इम्प्लाइड इन द थर्ड लॉ। और फोर्थ बोल रहा है देयर इज नो कॉज इफेक्ट रिलेशन इम्प्लाइड इन द थर्ड लॉ। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इस चीज़ को समझना, देयर इज अ कॉज इफेक्ट रिलेशन, कारण और प्रभाव, रिलेशन इम्प्लाइड इन द थर्ड लॉ। यहाँ पे ये चीज़ नहीं है, कारण और प्रभाव नहीं हो रहा, कोई रीज़न नहीं हो रहा किसी चीज़ का, वो बस इतना बोल रहे हैं। यहाँ पे ये बोल रहे हैं, देखो इसको इससे ही समझ लो, ग्रेविटी पुल कर रही है कोई स्टोन को, तो ये रीज़न दे रहा है क्या ग्रेविटी इसलिए पुल कर रही है क्योंकि जो स्टोन है उस पर फोर्स लगा रहा है? नहीं, ग्रेविटी इसलिए पुल कर रही है क्योंकि हर जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी खुद की ग्रेविटी होती है और वो सेंटर की तरफ सबको पुल करने की कोशिश करती है। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है, तो इस चीज़ को समझो कि ये कॉज, ये यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। देयर इज अ कॉज इफेक्ट, हम सोचेंगे कॉज इफेक्ट है, एक्शन और रिएक्शन है, लेकिन यहाँ पे इस चीज़ को पढ़ो कि कॉज इफेक्ट है, कारण और प्रभाव है, कारण नहीं है यहाँ पे। इफेक्ट तो हो रहा है लेकिन रिएक्शन हो रहा है और उसका एक्शन हो रहा है, एक्शन का रिएक्शन हो रहा है, कारण और प्रभाव नहीं हो रहा किसी चीज़ का पढ़ रहा। इसलिए देयर इज अ कॉज इफेक्ट रिलेशन इम्प्लाइड इन द थर्ड लॉ, ये चीज़ रॉन्ग है, तो हमारा ये वाला जो है ये गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब। फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ये वाइट कलर हो रखा था और मुझे मैं सोच रही हूँ पेन यूज़ कर रही हूँ लेकिन ये चल क्यों नहीं रहा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अच्छा आगे करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी इज करेक्ट। ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट है जो फ्रीली फॉल कर रहा है उसके ग्रेविटी के अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी, वो करेक्ट है, उसके बारे में चीज़ करेक्ट है। अब देखो सबसे पहले हमसे क्या पूछा गया है कि जीरो एक्सेलरेशन ऑलवेज इंप्लाइज जीरो वेलोसिटी। जब एक्सेलरेशन जीरो होगा तो उसका मतलब वेलोसिटी भी जीरो है? नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी हुई, यूनिफॉर्म मतलब वेलोसिटी वो एक ही स्पीड से चल रहा है पर यूनिट टाइम, तो वहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि वहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड कितनी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कितनी है वहाँ पे? जीरो। तो यहाँ पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एक्सेलरेशन जो होता है वो जीरो होता है। तो ऑलवेज ऐसा हो ये ज़रूरी नहीं है, यूनिफॉर्म में तो जीरो हो जाएगा, लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी तो वहाँ पे जीरो हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता, तो ये चीज़ गलत है। जीरो एक्सेलरेशन हैज़ नो रिलेशन विद द वेलोसिटी, ये तो बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। जीरो वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट नेसेसरली मीन्स जीरो एक्सेलरेशन एट दैट इंस्टेंट, ये भी गलत है। अगर हम देखो इस चीज़ को समझो, जीरो वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट नेसेसरली मीन्स जीरो एक्सेलरेशन, ऐसा भी मतलब नहीं है। जीरो मतलब जीरो वेलोसिटी होगी तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, क्योंकि हमें काइनेटिक मोशन पता है, काइनेटिक मोशन के अंदर एनर्जी हाफ mv का स्क्वायर होता है, तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी वहाँ पे जीरो भी हो जाए तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। एक्सेलरेशन इज कॉन्स्टेंट ऑल थ्रू आउट द फ्री फॉल, ये चीज़ सही है।
ये ना पहले भी एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पीवाईक्यू जब मैं सॉल्व कर रही थी तब मुझे हल्का हल्का से याद है, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसी कौन सी चीज़ है जब है ना जो ऑब्जेक्ट है वो फ्रीली फॉल करता है तो उसमें कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है, उसमें ये चीज़ पूछी गई थी। तो इसलिए पीवाईक्यू करना इंपॉर्टेंट होता है। तो ये हो जाएगा डी इसका आंसर। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो गया हमारा। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स प्रोड्यूस बाय द सेम सोर्स। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो सेम सोर्स से प्रोड्यूस हो रही है, तो दे नेवर इंटरसेक्ट। इनमें से हमसे पूछा गया कि कौन सा करेक्ट है। तो देखो दे नेवर इंटरसेक्ट की सबको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं, जो भी यहाँ पे बार होता है, मैग्नेटिक बार होता है, उसका नॉर्थ और साउथ होता है। तो ये क्या करती हैं, नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ की तरफ जाती, नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ जाती हैं, ऐसे जाती हैं, ऐसे जाती हैं। ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होती, सबको पता है ना। ये कभी भी यहाँ पे पोल पे आके मैंने तो डायग्राम ऐसे बनाया, लेकिन ये इंटरसेक्ट कभी नहीं होगी। देखो यहाँ पे देख लो, इस डायग्राम के अंदर देखो, इस डायग्राम के अंदर यहाँ पे देखो, two magnetic field lines do not intersect each other due to fact that resultant force on a north pole at any point can only be in one direction। क्योंकि जो टेंजेंट होता है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन के अंदर होता है। बस इतना ध्यान रख लेना आप, इतना ही ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो ये जो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस बाय द सेम सोर्स, तो कौन सा करेक्ट होगा, नेवर इंटरसेक्ट। कैन ओरिजिनेट फ्रॉम सेम पॉइंट, नहीं। कैन टर्मिनेट, नहीं। जब इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही तो ये तो गलत ही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ए, टू का ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फ्लेमिंग्स रूल इज करेक्ट। फ्लेमिंग्स आपने लेफ्ट हैंड और राइट हैंड रूल पढ़ा होगा, लेफ्ट हैंड थंब रूल और राइट हैंड रूल। अब उसके अंदर बस वही चीज़ है, कैसे याद कराया था, फादर, हमें तो याद कराया गया था कि मतलब मेरे को ऐसे याद नहीं आ रहा एकदम से, फादर, चाइल्ड और एक और चीज़ थी बीच में, तो मुझे उसका ध्यान नहीं आ रहा। मैं तो ऐसे याद करा दिया था कि जो आपकी फिंगर होगी वो फर्स्ट फिंगर जो होगी, थंब के लिए मुझे याद नहीं है क्या याद कराया था, लेकिन ऐसे फादर और चाइल्ड से हमें याद कराया था। तो जो फर्स्ट फिंगर है वो फील्ड है यानी फादर, और जो सी है वो करंट है, तो यानी कि सेकंड फिंगर। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लो, इसके अंदर ये चीज़ बता रखी है। जैसे थंब किसको मोशन, यहाँ पे थंब किसको कर रहा है, मोशन को। लेफ्ट हैंड रूल के अंदर मोटर इफेक्ट के अंदर देखा जाता है, तो फर्स्ट फिंगर किसको कर रही है, फील्ड को, और ये सेकंड फिंगर किसको कर रही है, करंट को। ठीक है, तो यही चीज़ होती है। अब हमसे पूछा गया है कि इसमें कौन सी चीज़ जो है करेक्ट है। करेक्ट की बात करी गई है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल गिव्स डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ये तो इसमें तो अपन को ये चीज़ पता करने की ज़रूरत ही नहीं है कि राइट हैंड और लेफ्ट हैंड में क्या क्या कौन सी चीज़ को कर रहे हैं, लेकिन बस हमें ये पता करना है, ये तो हमें पता ही है कि जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है वो है ना करंट का डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन करने में मदद करता है। जो कि हम फील्ड बताते हैं, करंट बताते हैं, उसका मोशन किस डायरेक्शन में, ये चीज़ बताते हैं। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल्स गिव डायरेक्शन टू द फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ये चीज़ गलत है। बोथ द लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल कैन बी यूज्ड फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ये चीज़ गलत है। फ्लेमिंग रूल्स हैज नथिंग, मैग्नेटिक फील्ड जहाँ पे करंट प्रोड्यूस हो रहा है किसी भी अंदर, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है। अब देखो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में क्या डिफरेंस है वो चीज़ समझ लो, बता रही हूँ। When a moving conductor is brought under a magnetic field, an electric current will be induced in that conductor. The direction of induced current can be found using Fleming's right hand rule. यहाँ पे देखो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड अंडर मैग्नेटिक फील्ड अ फोर्स एक्ट ऑन द कंडक्टर, द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज डिटरमाइंड बाय द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो होता है हम इलेक्ट्रिक मोटर के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, और जो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल होता है इसके अंदर देखो थंब, सेंट्रल फिंगर और फोर फिंगर को जो यूज़ करते हैं एक दूसरे के, वो 90 डिग्री रखते हैं, वो सब अपने काम की नहीं है, छोड़ दो इन सब चीज़ों को। 90 वगैरह रखते हैं, बहुत पुरानी मतलब स्कूलिंग में था, तो बस हमें इतना पता होना चाहिए कि क्या है इसका आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए, क्योंकि ये डायरेक्शन ऑफ द करंट, मोशन और फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो बताने में हमारी हेल्प करती है। कौन से मोशन का डायरेक्शन है, कौन सी फील्ड का डायरेक्शन है, और कौन सा करंट का डायरेक्शन है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मोशन इज करेक्ट। मोशन के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, हमसे ये पूछा गया। इसमें पीरियोडिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन और ऑसिलेशन की बात हो रही होगी। ठीक है, अब सबसे पहले देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, कोई भी टू और फ्रो मोशन हो रहा हो, यानी कोई भी मोशन इस डायरेक्शन में, जैसे पेंडुलम होता है ना, तो रुको इसको अच्छे से बनाती हूँ थोड़ा सा ताकि समझ आए। जैसे इसको बॉब को ऐसे ले लो, ये इधर, ये इसकी सेंटर पोजीशन है और ये इधर। ठीक है,
ये इधर से और ये इधर से, ये जो मोशन हो रहा है ना इसका, तो ये अगर एक्स डिस्टेंस है और ये एक्स डिस्टेंस है, तो ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करता है मीन पोजीशन, सेंट्रल पोजीशन से, उसको सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। ये जो एक्स होता है ना, ये हमेशा इक्वल होना चाहिए दोनों एक्सट्रीम एंड्स पर, इक्वल होना चाहिए और टाइम भी इक्वल होना चाहिए, उसको सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। तो सबसे पहले बोला कि ऑल पीरियोडिक मोशन जो होते हैं वो नेसेसरली सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन ही हो। क्योंकि देखो, अगर जैसे बॉब यहाँ पे एक पेंडुलम है और ये यहाँ पे इसकी मीन पोजीशन है, ठीक है, लेकिन ये बॉब जो होता है ये इतना और इतना भी तो आ सकता है ना, मतलब यहाँ से ये वापस से इतने टाइम में आया, टी टाइम में आया, फिर ये वापस से इधर गया, फिर टी टाइम में इधर आया। तो सारे पीरियोडिक मोशन जो होते हैं, पीरियोडिक मोशन क्या होता है? पीरियोडिक मोशन वो चीज़ मोशन होता है जो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर इक्वल डिस्टेंस को कवर कर रहा हो, जैसे यूनिफॉर्म मोशन होता है। अगर वो इतना डिस्टेंस टी डिस्टेंस में चल रहा है, तो इतना ये टी डिस्टेंस है, यहाँ पे 1 मीटर चला वो, तो यहाँ पे भी 1 मीटर वो टी टाइम के अंदर चलेगा, यहाँ पे भी 1 मीटर वो टी टाइम के अंदर चलेगा। इसको क्या कहते हैं अपन? यूनिफॉर्म मोशन। तो और यही चीज़ जब ऑसिलेशन के अंदर बात करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? पीरियोडिक मोशन कहते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये टी टाइम में पहली बार यहाँ पे आया, फिर वापस से गया, फिर वापस से आया, ये टी टाइम चल रहा है, लेकिन ये सिंपल हार्मोनिक है क्या? इसकी पोजीशन दोनों एंड्स पे जा रही है क्या? ऐसे ही नहीं है। तो यहाँ पे ऑल पीरियोडिक मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होते। ऑल सिंपल हार्मोनिक मोशन पीरियोडिक होते हैं क्योंकि ये इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम के अंदर कवर करता होता है दोनों साइड से। तो ये चीज़ सही है। देयर इज़ नो कोरिलेशन बिटवीन सिंपल हार्मोनिक, ये तो अभी हमने रिलेशन देख लिया, तो ये चीज़ तो गलत है कि बोल रहा है कि कोई रिलेशन ही नहीं है, तो ये गलत है। द रिलेशन बिटवीन द सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड द पीरियोडिक मोशन डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द, मास से, फोर्स से डिपेंड होता है, ठीक है। फोर्स की बात हो रही है यहाँ पे। जब सिंपल हार्मोनिक मोशन में बात करते हैं तो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2xt विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बात करते हैं, और फोर्स के अंदर बात करते हैं ये एक्स कांस्टेंट, यहाँ पे ये जो के होता है कांस्टेंट होता है, और यहाँ पर ये एक्स जो होता है डिस्प्लेसमेंट होता है, और यहाँ पे ओमेगा एंगुलर मोशन हो जाता है, इसलिए हो जाता है ओमेगा ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, और ये जो होता है ये ओमेगा का स्क्वायर लिखते हैं यहाँ पे इसको, हाँ, ओमेगा, और ये जो होता है एक्स टी विद द रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। तो ये चीज़ गलत है और हमें एक ही करेक्ट चाहिए था। द रिलेशन बिटवीन द सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड द पीरियोडिक मोशन डिपेंड्स अपॉन द मास। ये चीज़ अपन ने पढ़ ली थी, मास पे डिपेंड नहीं हो रहा, मास पे फॉर्मूला ही नहीं है। मास कहीं यहाँ पे आ रहा है क्या? बॉब का कितना मास है, कितना मास आपने स्विंग के अंदर लगा रखा है। स्विंग झूला जो देखते हो ना, झूले के अंदर जो होता है ना वो ऑसिलेशन मोशन हो रहा होता है, टू और फ्रो। आप झूले के अंदर कभी झूले होंगे तो वो टू और फ्रो होता है, लेकिन वो पीरियोडिक मोशन नहीं होता, क्योंकि एक टाइम पे आने के बाद आप आगे गए, आपने पैर से धक्का लगा, बहुत ऊपर तक गए, फिर वापस से नीचे आए, फिर ऊपर तक गए, फिर ऊपर तक गए, एक टाइम पे आके स्पीड कम होने लग जाती है, और वहाँ पे वो जो स्टेशनरी पोजीशन होती है उसकी एक्चुअल पोजीशन जो होती है वहाँ पे वो आके स्टैंड करने लग जाता है। यही चीज़ होती है, तो बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा वो कौन सा है? 5th, द रेडार यूज बाय द पुलिस टू चेक ओवर स्पीडिंग व्हीकल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। देखो, ओवर स्पीडिंग व्हीकल्स होते हैं कि कुछ गाड़ियाँ बहुत तेज़ जा रही होती है, तो जैसे हाईवे वगैरह पे जा रही होती है, तो गाड़ी नॉर्मली पुलिस जो होती है वो सारे व्हीकल्स को रुका के नहीं पूछती, वैसे तो कभी कभी पूछती हैं, लेकिन अगर उनको डाउट हो रहा होता है इसकी ओवर स्पीड है, मतलब ये स्पीड से ज़्यादा जा रहा है, तो कैसे पता करेंगे? तो उसको पता करने का तरीका होता है डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट क्या होता है? इन तीनों इफेक्ट, चारों इफेक्ट्स को समझ लो पहली बात तो, फिर डॉपलर इफेक्ट क्यों है इसका आंसर खुद से मिल जाएगा। सबसे पहले डॉपलर इफेक्ट की बात कर लेते हैं। डॉपलर इफेक्ट क्या होता है? शिफ्टिंग होती है फ्रीक्वेंसी की, शिफ्टिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव्स इन रिलेशन टू द ऑब्जर्वर ड्यू टू रिलेटिव मोशन ऑफ द। देखो, मैं इस चीज़ को समझा देती हूँ सिंपल लैंग्वेज में, कि जो ऑब्जर्वर है, जैसे आप यहाँ पे, आप ना कहीं पे रोड पे जा रहे हो, ठीक है, यहाँ पे एक स्पीकर है, मंदिर में गाने चल रहे हैं, यहाँ पे एक स्पीकर है, या फिर यहाँ पे कोई शादी वादी पार्टी हो रही है, ठीक है, और ना आप यहाँ खड़े हुए हो, आप फिर धीरे धीरे यहाँ से चलते जा रहे हो, तो ये दोनों, यहाँ पे कुछ और इफेक्ट होगी इन दोनों की फ्रीक्वेंसी, फिर यहाँ पे पहुँचोगे तो यहाँ पे कुछ और होगी, यहाँ पे आओगे तो इस वाले की 2 और 1, तो 2 की ज़्यादा होगी, 1 की कम होगी, और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे खड़े हो तो 1 की ज़्यादा होगी और 2 की कम फ्रीक्वेंसी होगी। तो ये जो इफेक्ट चेंज होता है ना, जब मोशन होता है ऑब्जर्वर का विथ रिस्पेक्ट टू सोर्स, उसकी फ्रीक्वेंसी में जो चेंज आ रहा होता है उसको डॉपलर इफेक्ट कह रहे होते हैं। तो वही सेम इफेक्ट का कौन यूज़ करता है? व्हीकल्स के अंदर, व्हीकल्स की ओवर स्पीडिंग को देखने के लिए पुलिस यूज़ करती है। कूलम्ब इफेक्ट तो वो चार्ज मोशन मूव करेगा तो वहाँ पे करंट पैदा होगा, तो उसको कूलम्ब इफेक्ट कहते हैं। अब सबसे देखिए, लाइक चार्जेस जो होती है सबको पता है कि लाइक अपोजिट पोल्स जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, और जो लाइक होते हैं वो एक दूसरे के रिपेल करते हैं, एक दूसरे के दूर जाते हैं। फिर आता है उसके बाद रमन इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? इस चीज़ को समझो। ये क्या होता है? जब इलेक्ट्रॉन्स
अपनी डेंसिटी, मतलब जैसे आप लोगों ने केमिस्ट्री वगैरह थोड़ी भी पढ़ी होगी तो पता होगा ना कि वो अपने जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटम्स जब कंबाइन करते हैं, केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है, तो अपने इलेक्ट्रॉन SDM ये जो शेल्स होती है, इनमें से जो आउटरमोस्ट शेल होती है उससे ये अपने इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, गेन करते हैं। तो जब लोकल केमिस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एल्सवेयर इन द मॉलिक्यूल रिजल्टिंग इन अ परमानेंट डायपोल मूवमेंट इन अ बॉन्ड, इट रिप्रेजेंट अ सिग्मा बॉन्ड अनलाइक द इलेक्ट्रोमीटर इफेक्ट विच इज कॉल्ड पाई बॉन्ड। अच्छा, ये सब अपने काम का नहीं है, बस इतना समझ लो कि इंडक्टिव इफेक्ट वो होता है जब कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी कोई या तो कोई गेन कर रहा है या फिर कोई लूज कर रहा है। तो जो गेन कर रहा है उसके पास ये सिग्मा वाला, देखो इसमें प्लस साइन, एक प्लस है यहाँ पे, सिग्मा अगर दिख रहा हो क्लियरली, इसको अगर दिख रहा हो तो देखो यहाँ पे 1 दे रखा है, यहाँ 2 सिग्मा दे रखा है, यहाँ पे 3 सिग्मा दे रखा है, यानी से 3 एटम्स दिए, इसने 2 एटम डोनेट कर रहे हैं। तो जब डोनेट और गेन करते हैं तो उनके ऊपर कोई चार्ज डेवलप्ड हो जाता है, उसको इंडक्टिंग इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमसे हमारे पास कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन है रमन इफेक्ट। लैंग्वेज में समझो रमन इफेक्ट को। रमन इफेक्ट कहता है कि अगर है ना जो वेवलेंथ है लाइट की वो चेंज हो रही है जब वो किसी पार्टिकल से, किसी मॉलिक्यूल से कोलाइड कर रहा है। ठीक है, डिफ्लेक्ट हो रहा है उस मॉलिक्यूल से, लाइट वेव ऐसी आ रही है। टिंडल इफेक्ट पढ़ा था, टिंडल इफेक्ट में अपन एक एग्जांपल देखा था कि डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो दिखते हैं अपन को। तो वहीं पे हम बात करते हैं कि ये जो रमन इफेक्ट होता है, रमन इफेक्ट मतलब होता है कि जो वेवलेंथ होती है लाइट की वो चेंज होना, किससे डिफ्लेक्ट होके, किसी मॉलिक्यूल से डिफ्लेक्ट होके। बस सिर्फ इतना समझ लो, अभी इतना डीप में मत जाओ। लेकिन हमें आंसर चाहिए था, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये सारे क्वेश्चन अभी देख लेते हैं 1 बाय 1 करके। 7 क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले मैग्नीशियम इज यूज्ड इन, मैग्नीशियम किस में यूज़ करा जाता है। मैग्नीशियम जो होता है ना वो मैग्नीशियम जो होता है वो लाइट वेट होता है, लेकिन वो सबको पता होगा कि ये फायरवर्क्स में यूज़ करा जाता है। मैग्नीशियम का फायरवर्क्स के अंदर यूज़ होता है। मैग्नीशियम देखो मिनरल्स वगैरह हैं, प्लांट्स के अंदर होता है, ये चीज़ हमें पता है। ठीक है, लेकिन फायरवर्क्स में भी यूज़ करा जाता है। वाइट कलर की लाइट बनाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, मैग्नीशियम का यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसके और भी यूज़ दे रखे हैं कि इट इज़ ऑल्सो एडेड टू द मोल्टन आयरन एंड स्टील टू रिमूव सल्फर। मैग्नीशियम इग्नेट्स इजीली इन एयर एंड बर्न्स विद अ ब्राइट लाइट। इट इज़ यूज्ड इन फ्लेयर्स, फायरवर्क्स एंड स्पार्कल्स। क्योंकि ये जो बर्न होता है एयर के अंदर, तो ये एक ब्राइट लाइट की तरह बर्न होता है, तो इसलिए इसको किस में यूज़ करा जाता है, फायरवर्क इंडस्ट्री के अंदर। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट डज नॉट पूछा है, नॉट कंस्टिट्यूट पेंट। इनमें से कौन सा इंग्रेडिएंट है जो पेंट के अंदर नहीं होता। देखो पे ऑप्शन दे रखे ABCD। इन ऑप्शन के अंदर देखो, सबसे पहले तो टारपेन का ऑयल है, पॉलीहाइड्रोक्सी फिनॉल है, थायोरिया है और टाइटेनियम ऑक्साइड है, डाइऑक्साइड है। इनमें से देखो टारपेन का ऑयल तो सबको पता होगा कि पेंट, मेरे पापा भी घर में रखते हैं कि कुछ भी चीज़ पेंट सूख जाता है तो उसमें टारपेन का ऑयल डाल देते हैं तो वो थोड़ा सा लिक्विड हो जाता है। तो टारपेन का ऑयल तो पेंट के अंदर यूज़ करा जाता है। ये एक वोलेटाइल एसेंशियल ऑयल होता है जो कि पाइन ट्री वुड से निकाला जाता है और यूज एज ए सॉल्वेंट इन अ पेंट थिनर, पेंट को पतला करने के लिए करा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमसे पूछा गया है कि पॉलीहाइड्रोक्सीफिनॉल जो होता है एम्प्लॉय एज ए एंटी स्किनिंग एजेंट। एंटी स्किनिंग एजेंट मतलब वो उसकी जो पेंट करते हो आप, पेंट की पपड़ियाँ सी जमने लग जाती है ना कुछ टाइम बाद, उसको रिमूव करने के लिए किया जाता है। फिर बोला है कि टाइटेनियम डाइऑक्साइड इज यूजुअली एज ए टाइटेनियम ऑक्साइड, इट इज़ नेचुरली अकरिंग ऑक्साइड ऑफ टाइटेनियम, इट इज़ यूज एज अ पिगमेंट, इट इज़ कॉल्ड टाइटेनियम वाइट। ये पिगमेंट मतलब कलर वगैरह देने के लिए यूज़ करा जाता है। और थायोयूरिया जो होता है वो एसिलेटर, ये पेंट में यूज़ नहीं करा जाता, ये जो होता है ना ये फोटोग्राफी के अंदर यूज़ करा जाता है। इज अ सिंथेटिक क्रिस्टल कंपाउंड यूज्ड इन फोटोग्राफी एंड द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ synthetic resin used as an auxiliary agent in DISO paper, light sensitive photocopy paper and almost all other types of the copy paper। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, पेंट में कौन सी चीज़ यूज़ नहीं करी जाती, थायोयूरिया। तो हमारा आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 9th। हमसे पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अल्कलाइन अर्थ मेटल इज नॉट करेक्ट। अल्कलाइन अर्थ मेटल के बारे में कौन सी चीज़ करेक्ट नहीं है। तो नहीं के बारे में हम देखते हैं, यहाँ पे देखो पहले अल्कलाइन अर्थ मेटल क्या होते हैं, बेरिलियम है, इसका एग्जांपल मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है और रेडियम है, स्ट्रोंशियम क्लोराइड। अब देखो कलर से पूछ रहे हैं अपन, तो देखो यहाँ पे कलर्स की बात कर लेते हैं।
विद रेड फ्लेम, देखो स्ट्रोंशियम क्लोराइड जो होता है ब्राइट रेड कलर की फ्लेम निकालता है, तो ये चीज़ हमारे पास सही है, नॉट पूछा है हमसे। ठीक है, बेरियम मेटल इज यूज्ड इन मेडिसिन टू एग्जामाइन द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ द पेशेंट बाय एक्सरे, तो ये चीज़ सही है। बेरियम एक्सरे इज अ रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन ऑफ द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल tract. Barium X-ray are used to diagnose abnormalities of the GI tract such as the tumor, ulcers and other inflammatory conditions, polyps, hernias and streak catcher. ये चीज़ सही है। अब हमसे पूछा गया ग्रीन प्लांट नीड मैग्नीशियम इन ऑर्डर टू मेक द क्लोरोफिल दैट ट्रैप द एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट इन फोटोसिंथेसिस। ये चीज़ सबने, ये पहले भी एक बार क्वेश्चन में भी है कि किस चीज़ की ज़रूरत होती है क्लोरोफिल के अंदर, प्लांट के अंदर कौन सा प्रेजेंट होता है जो क्लोरोफिल को हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में बनाने में, तो इसका आंसर होगा मैग्नीशियम। अब देखो रेड कलर ऑफ द जेमस्टोन रूबी, हमें सबको पता है कि रूबी लाल कलर का होता है, तो हमसे पूछा कि ड्यू टू द एलिमेंट्री, तो यहाँ पे जो यहाँ पे देखो रूबी का जो कलर होता है ना वो प्रेजेंस ऑफ क्रोमियम होता है, ना कि बेरिलियम। बेरिलियम की प्रेजेंस से नहीं होता, उसका जो रेड कलर होता है वो क्रोमियम की प्रेजेंस से होता है, इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा। और हमसे क्या पूछा था, विच वन इज रॉन्ग, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेज प्रोड्यूस अ रेड लाइट व्हेन इलेक्ट्रिसिटी फ्लो थ्रू इट, ऐसी कौन सी गैस है जो रेड लाइट प्रोड्यूस करेगी जब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करा जाएगा, तो इसका आंसर क्या है, नियॉन, डी है। ठीक है, क्यों लाइट इमिट करती है इलेक्ट्रिसिटी जब उनसे पास होती है, तो क्योंकि नॉर्मली क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो करता है ना तो वो आयोनाइज कर देता है, चार्ज कर देता है गैस को, तो वो डिफरेंट कलर्स वेवलेंथ वगैरह होती हैं, उसका थोड़ा रिफॉर्म फिनोमेना है, तो वेवलेंथ वगैरह चेंज होने के कारण जो होती हैं कि कलर्स प्रोड्यूस होते हैं। अब देखो इसमें देख लो, याद रखोगे तो रख लेना, लेकिन जब नियॉन आ चुका है तो नियॉन के बारे में रेड पूछिए हमसे, तो रेड का नियॉन है। देखो हाइड्रोजन का ब्लू कलर, वायलेट कलर, हीलियम का पिंक ऑरेंज, नियॉन का रेड, आर्गन का वायलेट, क्रिप्टॉन का लेवेंडर, ऑक्सीजन का ब्लू वायलेट, मरकरी का भी ब्लू वायलेट, जेनॉन का ब्लू और वाटर का वाटर वेपर पिंक। तो ये सारे कलर याद कर लेना, याद रह जाए तो एक बार दो बार लिखोगे और उनको, ये क्वेश्चन ऐसे नहीं सॉल्व करने। जैसे फॉर एग्जांपल अब लिख लिया, एक पेपर के अंदर लिख लिया, फर्स्ट पॉइंट ऐसे एरो या फर्स्ट पॉइंट कुछ भी डालो, रेड लाइट, इलेक्ट्रिसिटी शॉर्ट में लिखो, इलेक्ट्रिसिटी गैस, फिर लिखना नियॉन, यानी जब इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है तो रेड लाइट कौन प्रोड्यूस कर रहा है, नियॉन। फिर ऐसे ये पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है, फिर रेड के नीचे लिखो जो भी कलर लिखना है, जैसे गैस लिखो हाइड्रोजन के कलर लिख लो ब्लू वायलेट, सिंपल एकदम शॉर्ट में लिख के जब भी रिवाइज करोगे, एक दो बार रिवाइज करोगे तो ये चीज़ें हो जाएंगी आराम से। फिर PFIQ से या फिर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आप पढ़ भी रहोगे ना तो आपको ध्यान आ जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ द वाटर, परमानेंट हार्डनेस ऑफ द वाटर पे अपन ने पहले ही क्वेश्चन कराया, 2019 के अंदर क्वेश्चन कराया, मुझे ध्यान है। इसके अंदर परमानेंट हार्डनेस की होती है, सॉल्युबल सॉल्ट होते हैं मैग्नीशियम और कैल्शियम के, वो किसके फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, क्लोराइड और सल्फाइड के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इनको रिमूव करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है लाइमस्टोन एक्सचेंज मेथड। लाइमस्टोन एक्सचेंज मेथड को जियोलाइट और पर मल्टीटेट प्रोसेस भी कहते हैं। इसके अंदर Ca+ आयन एक्सचेंज करे जाते हैं कैल्शियम और SO4- आयन के साथ में। ठीक है, तो ये एडिशनल प्रोसेस है, आपको पढ़ लेना ये सारी। परमानेंट हार्डनेस को एक और चीज़ भी रिमूव कर सकती है, दैट इज़ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा जिससे हम कपड़े धोते हैं उसको भी उससे भी रिमूव करी जा सकती है परमानेंट हार्डनेस को, तो इसलिए उसको भी यूज़ करा जाता है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक, फोटोकेमिकल स्मोक का इनमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं है। ये मैंने कौन सा क्वेश्चन करा था, 11th। ओके, मुझे लगा अभी डायरेक्टली 12th पे आ गया 10 से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोटोकेमिकल स्मोक का कंपोनेंट नहीं है, इसका है पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। स्मोक में खुशबू होती है, एरोमेटिक वो सब्सटेंस होते हैं जो खुशबू दे रहे होते हैं नॉर्मली। ठीक है, polycyclic aromatic hydrocarbon is a chemical compound containing only carbon and hydrogen that is composed of multiple aromatic rings. Photochemical smoke is a mixture of pollutants that form when nitrogen oxide and volatile compounds react to sunlight creating a brown haze above cities. जब नाइट्रोजन ऑक्साइड वॉलेटाइल कंपाउंड के साथ रिएक्ट करती है तब वो क्या बनाती है, फोटोकेमिकल स्मोक बनाती है। अब इसके अंदर क्या होते हैं जो इस मिक्सचर के अंदर, एक तो होता है ओजोन, एल्डिहाइड्स, नाइट्रिक एसिड, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट और बहुत सारे होते हैं सेकेंडरी जो होते हैं। ठीक है, तो ओजोन हो गया, ये सारे ओजोन हो गया, एल्डिहाइड भी होता है, नाइट्रिक एसिड हो गया, ओजोन हो गया,
पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ये भी हो गया। तो ये सारे ही होते हैं। हमसे पूछा गया है नॉट में आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? सी। तो हमारा ऑप्शन है यहाँ पे सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द यूकैरियोटिक क्रोमेटिन इज कंपोज ऑफ, किससे कंपोज होती है? सबको पता है दोनों सेल कौन से होते हैं? ये डीएनए और प्रोटीन से कंपोज होती है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। 13 का आंसर है बी। थोड़ा सा इसका पढ़ लो। क्रोमेटिन क्या होता है? क्रोमेटिन मैटिन जो होता है कॉम्प्लेक्स होता है डीएनए का और प्रोटीन का, जो क्रोमोसोम्स बनाता है, जिसके अंदर न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। ठीक है, और ये कौन से स्ट्रक्चर में होता है? देखो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, पढ़ा भी होगा। तो सेल्स में H1, H2A, H2B, H3, H4 कंपोनेंट इंपॉर्टेंट सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स होता है डीएनए आरएनए फाउंड इन द यूकैरियोटिक सेल्स। ये इसका स्ट्रक्चर होता है डीएनए क्रोमेटिन। तो क्या किससे मिलके बनता है? ये डीएनए और प्रोटीन से। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? बी। सिंपल सी छोटी मोटी चीज़ें बायो की याद कर लेना। 14 से करते हैं 21 तक। ये वाले सारे हो गए क्या? 13 ठीक है, हो गए थे। 14 करते हैं। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाइलम वुड यू प्लेस एन एनिमल विद अ बायलैटरली सिमेट्रिकल, देखो यहाँ पे कंडीशंस दे रखी हैं। बायलैटरल सिमेट्रिकल होना चाहिए, ट्राइबोलो प्लास्टिक बॉडी होनी चाहिए विद अ ट्रू इंटरनल कैविटी। इंटरनल कैविटी मतलब पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर होना चाहिए अंदर से। तो देखो इसका सबसे पहले पॉरीफेरा को चेक करते हैं। पॉरीफेरा में प्रेजेंस ऑफ द पोर्स होते हैं और कैविटी तो होती है इसके अंदर, एक्वाटिक होते हैं। तो ये वाली चीज़ तो नहीं है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर नहीं होता इनका। फिर एनिलेट को चेक करते हैं, बॉडी सेगमेंट होती है इनके अंदर और एक्सट्रैक्शन और ये चीज़ होती है। तो ये भी इसका आंसर नहीं है। और एक और अपने पास सिंडेरा इसमें नहीं दे रखा क्या? ये रहा। 2 टाइप के होते हैं, सिंगल ओपनिंग होती है इनकी, ये चीज़ परफॉर्म मेटाजेनेसिस परफॉर्म करते हैं, प्रेजेंस ऑफ इतना डिफेंस एंड कैप्चर ऑफ द प्रे का काम करते हैं। ठीक है, फिर हमें बोलना है प्लेटिथेल्माइट्स नोज एज अ फ्लैटफॉर्म हो गए। फ्लैटफॉर्म होने हैं, सिमेट्रिकल बॉडी होती है मोस्टली। प्रेजेंस ऑफ द हुक्स एंड सकर्स, स्टेम सेल एक्सक्रेशन एंड द ऑस्मोरेगुलेशंस और हेरमेटोफ्रॉइड। तो उसका जो आंसर है ना वो पहला हेल्थेमाइस है, क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो बायलैटरल होता है। बायलैटरल स्ट्रक्चर होता है इनका, सिमेट्री होती है इनमें और ट्रायोब्लास्टिक बॉडी होती है, जिसकी ट्रू इंटरनल कैविटी मतलब दांत से लेकर जो उनकी टेल वगैरह जा रही होती है उसमें एकदम डिफरेंट अच्छे से कैविटी, एक रास्ता बना, रास्ता मतलब बोन्स का स्ट्रक्चर पूरा परफेक्ट होता है ऐसा कुछ। ठीक है, तो वो चीज़ होती है। ये आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, ये सारे पढ़ लेना, एक बार काम आते हैं। 9 चैप्टर के अंदर पढ़ा था, बायो के अंदर शायद 9th क्लास के अंदर। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ द गैसियस एक्सचेंज इज इन रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम को यहाँ पे लगा रखा है। ये रहा एल्वियोली और इसका एयर सैक फॉर द गैसेस एक्सचेंज। गैसेस का एक्सचेंज का काम कहाँ पर होता है? यहाँ पर होता है। फिर उसके बाद हमें क्या दे रखा था? ये मेन एयरवे, ये होता है ट्रैकिया, ये वाला पार्ट। ठीक है, उसके बाद हमें क्या दे रखा था? ब्रोंकाइस। यहाँ पे होता है ब्रांचिंग एयरवेज, एयर निकालने के लिए होती है। एक्सचेंज नहीं हो रहा होता, एक्सचेंज तो यहाँ पे ऐसे नोट सी बनी होती है उसमें होता है। ठीक है, और हमें क्या दे रखा है? नेसल पैसेज। तो नेसल पैसेज तो ये नेसल कैविटी, नाक से जो हाँ सांस आ रही होती है, तो ये तो हो नहीं सकता, एक्सचेंज वहाँ पे होता नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गैसेस का एक्सचेंज हमारी बॉडी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का सी। नेक्स्ट, इन ह्यूमन बॉडी द हार्मोन विच इज सेक्रेटेड इनटू ब्लड एंड विच कंट्रोल द रेट ऑफ हार्ट बीट। कुछ करा तो मेरा एड्रेनलिन बहुत हाई हो गया था, तो वो जी जो हार्ट बीट को कंट्रोल करने के लिए ना वो कौन काम करता है? एड्रेनलिन करता है। आप देखो थायरोक्सिन, इन ये सारी जो ग्लैंड्स हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। पिट्यूटरी जो होता है वो ग्रोथ के लिए होता है, यहाँ पे लाया जाता है। थायराइड जो होता है, थायराइड ये हार्मोन थायरोक्सिन को रिलीज करता है और ये मेटाबॉलिज्म रेट को कंट्रोल करता है और ये बैलेंस ग्रोथ को कंट्रोल करता है। फिर उसके बाद आता है अपने पास पैनक्रियाट और पैनक्रियाज, एड्रेनलिन और पैनक्रियाट। फिर पैराथायरॉयड, ये कैल्शियम बैलेंस बॉडी में। एड्रेनलिन जो होता है वो ये प्रिपेयर बॉडी फॉर इमरजेंसी, वही ब्लड को कंट्रोल करने का। पैनक्रिया जो होता है इंसुलिन को प्रोड्यूस करती है, हार्मोन को जो कि कंट्रोल करता है ग्लूकोज लेवल इन आवर ब्लड में। फिर टेस्टिस जो होती है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ओवरीज जो होती है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो ये सारी जो ग्लैंड्स हैं वो पता होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वैसे हमसे क्या पूछा है? ब्लड को कंट्रोल करने के लिए हार्ट बीट को, रेट ऑफ हार्ट बीट को कंट्रोल कौन करता है? सेक्रेट करता है ब्लड को, ताकि वो कंट्रोल कर सके हार्ट की बीट को। तो वो कौन है? एड्रेनलिन।
तो आंसर क्या हो जाएगा 16। इन ह्यूमन बींग सर्टन केमिकल्स विच क्रॉस द सिनेप्सिस बिटवीन नर्व सेल्स आर रिलीज्ड फ्रॉम, वो जो सेल्स जो होते हैं वो कहाँ से रिलीज होते हैं, ये चीज़ पूछी गई है हमसे। तो इसका आंसर है नर्व एंडिंग ऑफ द नर्व सेल। देखो मैं बताती हूँ, केमिकल्स की बात करी जा रही है जो कि क्रॉस करते हैं नर्व सेल्स को, वो कहाँ से रिलीज होते हैं ये पूछा है। तो जो नर्व एंडिंग होती है ना नर्व सेल्स की, वहाँ से वो रिलीज होते हैं। देखो जैसे the end portion of the axon have the solent tubes like bulbs which store the chemical called neurotransmitters. Axon bulbs are closely placed near the dendrites of another neuron. होती है ना, उससे होता है। The junction of the two neuron is called synapse, पता नहीं, आई डोंट नो क्या प्रोनाउंस करेंगे। स्पेस एट द इतना सेपरेट द टू न्यूरॉन, ये चीज़ है। अब हमें तो सिर्फ इतना है कि कौन कहाँ पे होते हैं, वो रिलीज़ कहाँ से होते हैं वो केमिकल्स, तो जो नर्व की एंडिंग होती है नर्व सेल की, वहाँ से रिलीज़ होते हैं। तो ये चीज़ हमारा काम हो गया, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर फंक्शन ऑफ प्लेटलेट। प्लेटलेट का सबसे बड़ा काम क्या होता है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड करना। जब आपके खून, कहीं आपकी चोट लग जाती थी, गिर जाते हो, खून निकलने लग जाता है, तो थोड़ी टाइम बाद खून बंद होने के बाद वहाँ पे खून की पपड़ी सी जमने लग जाती है, मतलब खून रुक गया है वहाँ से बहना, तो वो जो होती है उसको क्लॉटिंग कहते हैं। और क्लॉटिंग किससे होती है, प्लेटलेट से होती है। तो कभी कोई बीमार हो जाता है तो उसके बोलते हैं प्लेटलेट्स कम हो गई हैं। तो जो प्लेटलेट्स आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, इससे भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, वही सेम क्वेश्चन पूछा गया है। तो सेम नहीं है, प्लेटलेट्स वहाँ पे भी थी, कुछ कंपैरिजन पूछा था बॉडी के अंदर, स्टेटमेंट में वो सेंटेंस था, लेकिन यहाँ पे उसका यूज़ पूछ लिया गया है। तो इसका यूज़ क्या है, मेन फंक्शन जो होता है इसका क्या है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो आंसर हो जाएगा 18 का ए। नेक्स्ट देखो 19 क्वेश्चन हमसे पूछा गया है ना, फोटोन है द सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ। जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होती है ना, देखो उसका फॉर्मूला क्या होता है, वेवलेंथ का होता है h/p। ये जो h होता है ना, ये होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, और p होता है हमारे पास मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम। अब हमारे पास यहाँ पे देखो क्या पूछा गया, इट इम्प्लाइज दैट दे हैव द सेम। अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, उनकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ सेम है, यानी उसकी ये वाली वेवलेंथ सेम है, ये वेवलेंथ सेम है, तो सेम होने का मतलब देखो क्या है, एच कांस्टेंट जो है वो तो दोनों का ही सेम होगा, लेकिन फिर उनका ये जो पी है वो भी क्या होगा, सेम। पी क्या है हमारे पास, मोमेंटम, तो यानी कि उनका जो लीनियर मोमेंटम वो क्या होगा, सेम। तो आंसर किससे आ जाएगा, ए। एनर्जी आपको पता है क्या चीज़ होती है, एनर्जी का ये फॉर्मूला होता है, याद कर लेना, कभी पूछा जा सकता है। स्केलर क्वांटिटी होती है। स्पीड क्या होती है, ये चीज़ हमें पता है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसका डायमेंशन फॉर्मूला ये चीज़ होती है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, जो मोमेंटम लग रहा होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लग रहा होता है किस पे, जो बॉडी रोटेट कर रही है सर्कुलर मोशन के अंदर, तो उसको एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। हमें आंसर चाहिए, तो आंसर इसका क्या आएगा, ए। नेक्स्ट, ऑयल और वाटर जो होते हैं वो मिक्स नहीं होते। मिक्स क्यों नहीं होते, वो मिक्स इसलिए नहीं होते क्योंकि उनका जो सरफेस टेंशन होता है, सरफेस टेंशन जो होता है, सरफेस टेंशन एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण वो दोनों मिक्स नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि जो लिक्विड होता है ना, लिक्विड का कोई शेप नहीं होता। तो लिक्विड का कोई शेप नहीं होता, तो जब भी कंटेनर में डालते हो तो उसी शेप में ढल जाता है। ग्लास में डालो तो ग्लास के शेप का हो जाएगा, प्लेट में डालो तो प्लेट के शेप का हो जाएगा। तो वॉल्यूम तो डेफिनेट होता है, लेकिन उनका जो शेप, उनकी जो शेप होता है वो डेफिनेट नहीं होता, तो वो फ्री सरफेस को एक्वायर कर लेते हैं। तो जब इन दोनों में क्या होता है, और वो जो लिक्विड्स होता है, लिक्विड की सरफेस की होती है कि वो श्रिंक कर सके, जितना मिनिमम सरफेस में हो ना वो श्रिंक कर सके। तो इसलिए ऑयल और वाटर जो होते हैं वो दोनों मिक्स नहीं होते, उनकी डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट एनर्जी, एडिशनल एनर्जी भी होती है। तो इसलिए ऐसा कुछ होता है। इतना डीप में छोड़ो, बस इतना पता होना चाहिए। अब हमसे पूछा गया है कि बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस क्या होता है, एक सब्सटेंस होता है जो मेजर करता है हाउ रेसिस्टेंस टू कंपैरिजन द सब्सटेंसेस। बल्क मॉडुलस, ये फॉर्मूला वगैरह पढ़ा होगा, बल्क मॉडुलस, प्लैंक कांस्टेंट वगैरह है, ये 11वीं की फिजिक्स की बुक के अंदर है, एनसीईआरटी के अंदर। तो बल्क मॉडुलस सब्सटेंस वो बताता है कि कितना रेसिस्टेंट कंपैरिजन में किसी सब्सटेंस के। दो सब्सटेंस रखे हुए हैं, एक रबर रखा हुआ है आपके पास और एक आपके पास आयरन की रॉड रखी हुई है। तो इन दोनों में जब आप रेसिस्टेंस कंपैरिजन करोगे तो वो कितना होगा, ये चीज़ होती है। शियर स्ट्रेन क्या होता है, शियर स्ट्रेन होता है कि लेंथ में जब चेंज हो रहा हो, ओरिजिनल से जो हमने चेंज करी है, न्यू जो पैरेलल कोई भी चीज़ आई है उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेन कहते हैं। अब स्ट्रेन जो वो पैरेलल हो सकता है, क्रॉस सेक्शनल, परपेंडिकुलर हो सकता है। तो शियर स्ट्रेन कहलाता है जब परपेंडिकुलर हो, शियर स्ट्रेस कहलाता है जब वो पैरेलल होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसका एक्सटेंशन हो रहा होगा। तो सिंपल सा वॉल्यूम इफेक्ट सबको पता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। 20 का आंसर इज डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एट द ट्रिपल पॉइंट द सब्सटेंस को एग्जिस्ट। ट्रिपल पॉइंट क्या होता है? ट्रिपल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे तीनों जो सॉलिड लिक्विड गैस, तीनों जो मीडियम, तीनों जो फेज होते हैं वो एक पॉइंट पे लाई कर रहे होते हैं, उसको हम जो कहते हैं वो ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रिपल पॉइंट और द सब्सटेंस को एग्जिस्ट इन अ सॉलिड लिक्विड, तीनों फेज के अंदर लाई करते हैं। ये देखो, ये रहा ट्रिपल पॉइंट, ये रहा लिक्विड फेज, ये रहा सॉलिड फेज, ये तीनों एक जगह पे लाई कर रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं? ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। Triple point of a substance is the temperature pressure at which the three phase gas, liquid और solid of the substance coexist in the thermodynamics equilibrium। लेकिन ऐसा जनरली पॉसिबल नहीं होता, ये बहुत सुपरफिशियली कंडीशंस है, ठीक है। देखो, वाटर का बहुत मेहनत लगती है बनाने के लिए। वाटर का ट्रिपल पॉइंट आता है 0.0 डिग्री सेल्सियस पे, इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए, इतनी ऑक्सीजन की डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए। ऑक्सीजन के लिए इतना होना चाहिए और वाटर के लिए इतना होना चाहिए, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट दे रखा, तो मैंने सोचा क्रिटिकल पॉइंट भी यहाँ पे दे रखा तो बता देती हूँ। क्रिटिकल, या फिर आप इतना समझ लो, इसको सिंपल में समझ लो, temperature above which no longer possible to liquefy the substance by increasing pressure। यानी क्रिटिकल टेम्परेचर या क्रिटिकल पॉइंट वो हो गया, या फिर क्रिटिकल टेम्परेचर से समझ लो। क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है कि उसके अबाव आप कितना भी प्रेशर लगा दो, आप उससे ज़्यादा किसी भी चीज़ को लिक्विफाई नहीं कर सकते, तो इसलिए उसको हम क्या कहते हैं? क्रिटिकल टेम्परेचर। और ट्रिपल पॉइंट पता चल गया, ट्रिपल पॉइंट वो जहाँ पे ये तीनों जो होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं एक साथ में। लेटेंट हीट, ये वाले सारे क्वेश्चन हैं, ये वाले देख लो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द क्लोरीन एटम। एटॉमिक मास ऑफ द क्लोरीन एटम क्या होता है? जो आइसोटोप होते हैं ना, एटॉमिक मास जब हम निकालते हैं ना, एटॉमिक मास जो होता है वो होता है मास ऑफ आइसोटोप, मास ऑफ आइसोटोप्स इनटू रिलेटिव अबंडेंस। मास ऑफ आइसोटोप्स, अब ये एटॉमिक मास होता है, एवरेज एटॉमिक मास। अब देखो, ये जो क्लोरीन एटम होता है ना, वो किसके रेशियो में पाया जाता है? नेचर में 3:3:1 के नेचर में पाया जाता है। तो आप इसको कैसे करोगे? इसका जो एटॉमिक वेट होता है वो कितना होता है? 35 × 70। 3:1 कितना होगा? 3/1 का रेशियो कितना हो जाएगा? +37 × 25/100। इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना बचा? 3/4। ये कितना बचा? 2, 5 और ये कितना हुआ? 2, 20। एक मिनट, ये हुआ 5 और ये हुआ 20 और ये हुआ 5, 1, 4, 1/4। ओके, अब इसको सॉल्व करोगे, 37 से 5 15 का 1 और ये कितना? 105 और 37 15, तो 35 और ये मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ, चलो इसका 142/4 और इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 35.50 एटॉमिक यूनिट, ठीक है। अब हम ये वाले क्वेश्चंस करते हैं 23 से 28 तक। 22 देखो कि लेटेंट हीट करस्पॉन्ड टू चेंज इन द हीट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। लेटेंट हीट क्या होती है? लेटेंट हीट होती है जब आप एक सब्सटेंस को दूसरे फॉर्म में चेंज करते हो, जैसे सॉलिड को लिक्विड, लिक्विड को सॉलिड में, सॉलिड को गैस में, गैस लिक्विड को गैस में, मतलब किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी एक फेज को दूसरे फेज में चेंज कर रहे हो, लेकिन आपने टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट रखा है, तो वो चीज़ क्या कहलाती है? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अगर वेपर बन रहा है, वाटर से गैस में हो रहा है, तो आप उसको क्या बोलोगे? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, क्योंकि वो वेपर बन रहा है। तो यहाँ पर ये किस पे होती है? चेंज हो जाता है। यहाँ पे जो मीडियम होता है वो चेंज, लिक्विड से वो किस में हो गया? गैसियस में हो गया। लेकिन यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। लेटेंट हीट क्या होती है? डिफाइंड ये सब्सटेंस ड्यूरिंग द ट्रांजेक्शन, ये ठीक है, इट कैन बी सॉलिड लिक्विड। ये देखो, लिक्विड इनटू अ वेपर विदाउट चेंज इन टेम्परेचर, ये चीज़ ध्यान रखना। अब उसके बाद ये वाला चीज़ देखो, सॉलिड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट है, सॉलिड टर्न्स टू लिक्विड। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, लिक्विड टर्न्स टू गैस। सॉलिड से जब लिक्विड में हो तो फ्यूजन, लिक्विड से गैस में हुआ तो उसे वेपराइजेशन कहते हैं। सिंपल सी बात है। और ये टेम्परेचर वगैरह के ऐसा यूनिट और डायमेंशंस दे रखे, देख लेना, देखने तो इतना आता होगा वैसे सबको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए करेक्ट नहीं है? सबसे पहला बोला है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन रिसीव द, पहले सबसे पहले ये समझ लो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब होता है कोई भी ऐसा एलिमेंट
या फिर आप ऐसे समझ लो, जब फोटॉन्स का इमिशन होता है, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उस पर पड़ती है तब, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब किसी भी सरफेस पे पड़ती है तो उससे फोटोन का जो इमिशन होता है उसे हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। अब वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो सिंपल लाइट भी हो सकती है या फिर कोई रेडिएशंस भी हो सकती है, मतलब कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब वो हिट करेंगे तो जो फोटोन्स निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वहाँ से, उस चीज़ को हम क्या कहेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं बेसिकली, मैं फोटोन फोटोन कर रही थी, फोटोन्स। अब यहाँ पे देखो 1921 के अंदर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था, उनको नोबेल मिला था फिजिक्स में क्योंकि उन्होंने ये चीज़ दी थी, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया था, तो ये चीज़ सही है। फॉर अ मेटल देयर इज अ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बिलो विच द इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व, ये बात सही है क्योंकि for each metal there is a minimum characteristic minimum frequency below which the photoelectric effect is not observed. This is called as threshold frequency. Threshold frequency वो frequency होती है जिस frequency के नीचे हमें इलेक्ट्रॉन, मतलब हमें इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन नहीं दिखता, यानी कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं दिखता, तो इसलिए ये भी सही है। एट अ फ्रीक्वेंसी v इज ग्रेटर दैन, ये जो ऑप्टिमल है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन डज नॉट चेंज ऑन इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो ये चीज़ गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि आप जितनी ज़्यादा, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है ना, वो डिपेंड करता है कि आप कितनी फ्रीक्वेंसी दे रहे हो। आप जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी देते जाओगे उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इमिट होते जाएंगे, इमिट होते जाएंगे, निकलते जाएंगे। तो ये इंटेंसिटी पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, तो इसलिए सी वाला हमारा यहाँ पे सही है, ठीक है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी, लाइट इंटेंसिटी एट अ फिक्स्ड वेवलेंथ। जब वेवलेंथ फिक्स्ड होती है तो वो लाइट इंटेंसिटी पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज़ गलत हो गई। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी, यही चीज़ हमने अभी पढ़ी है, इंटेंसिटी से वो प्रोपोर्शनल होते हैं एट द सेम वेवलेंथ या फिर एट अ फिक्स्ड वेवलेंथ, जो गिवन वेवलेंथ होती है उस पर। तो ये चीज़ गलत हो जाएगी। तो हमारा हमसे क्या पूछा है इसमें से, नॉट का आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। हेट्रोसाइकिल मतलब जिसमें जो कंपाउंड्स होते हैं वो मिक्सचर होता है डिफरेंट ग्रुप्स का। होमो मतलब सब कुछ सेम होगा, जैसे फॉर एग्जांपल में अगर कार्बन है तो सारी जो चेन है वो कार्बन की चल रही है, लेकिन हेट्रो की बात करेंगे तो हेट्रो में कार्बन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, लिथियम हो सकता है। मतलब हेट्रो मतलब अलग अलग का कॉम्बिनेशन होना, और होमो मतलब सेम का कॉम्बिनेशन होना। अब एरोमेटिक कंपाउंड्स पूछा गया है, तो एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर, इसके अंदर जो हमारा आंसर है वह ट्रोपोलोन है। तो ट्रोपोलोन जो होता है वो साइक्लिक कीटोन होता है, ये इसका फॉर्मूला ये चीज़ होता है, ठीक है। तो अब आगे वाले ऑप्शंस देख लेते हैं। नॉट पूछा है, नॉट, फ्यूरेन, थियोफाइन और पिरिडिन। फ्यूरेन एक हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, कंसिस्ट ऑफ द 5 मेंबर ऑफ अ एरोमेटिक रिंग। 4 कार्बन एटम्स होते हैं और 1 ऑक्सीजन एटम होता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला ये चीज़ होता है। कलरलेस होता है, फ्लेमेबल होता है, हाईली वॉलेटाइल लिक्विड होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्लोज टू, ये चीज़। थियोफाइन ये हेट्रोसाइकिल, ये वापस से कंपाउंड होता है, CH4, ये इसका फॉर्मूला होता है, एरोमेटिक होता है। फिर पिरिडिन, ये भी बेसिक हेट्रोडाइन होता है, इसका फॉर्मूला ये होता है, साइक्लिक होता है, ये छोड़ो, ठीक है। बस ये हो गया। हेट्रोडाइन के एग्जांपल दे रखे हैं। हेट्रोडाइन जो अब हम कैसे पहचानें, हेट्रोडाइन का पहचानने का तरीका होता है कि उनमें नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है और सल्फर होता है। तो पिरिडिन हो गया, पायरोल हो गया, फ्यूरेन हो गया, थियोफाइन हो गया, ट्रोप्लेन हो गया, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। तो ये हमारा हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 25th का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज नॉट अ नेचुरली अकरिंग सिलिकेट। इनमें से ऐसा कौन सा मिनरल है जो कि नेचुरली अकरिंग सिलिकेट नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा बॉक्साइट। फ्लेट्सपर, फेल्सपर भी कहते हैं इसको समटाइम पे। ये रॉक फॉर्मिंग एल्यूमिनियम टेक्टो सिलिकेट मिनरल होता है। सिलिकेट मिनरल आ गया यानी इसके अंदर सिलिका है, ठीक है। तो ये चीज़ तो हो गया। फिर उसके बाद हमें क्या सा देखना था, जियोलाइट और माइका। जियोलाइट को देखो, माइक्रोपोरस क्रिस्टलाइन ऑब्जर्वेंट, ये देखो इट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिकॉन, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन, ये चीज़ हो गया। बॉक्साइट होता है, ये किसकी कोर होती है, एल्यूमिनियम की होती है, तो इसमें सिलिका नहीं होता जनरली। और माइका, माइका क्या होता है, माइका जो होते हैं वो ग्रुप ऑफ सिलिकेट मिनरल होते हैं जिसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ये ऐसा कुछ होता है। और ये कौन से उससे बनते हैं, इग्नियस में भी पाए जाते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स में भी पाए जाते हैं माइका। राजस्थान में बहुत मिलते हैं ये।
तो आंसर क्या हो जाएगा, नॉट पूछा था, नॉट डकरिंग में क्या है, बॉक्साइट। बॉक्साइट किसकी ओर है, एल्यूमिनियम की, तो ये इसका आंसर नहीं है। अब आते हैं 27 पे, विच पार्ट ऑफ द सेल द ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू। सेल का ऐसा कौन सा पार्ट है जो जहाँ पे ग्लूकोज जो होता है वो पाइरूवेट में कन्वर्ट होता है, तो इसका जो आंसर है वो है साइटोप्लाज्मा। ठीक है, ये इसका प्रोसेस देख लो, ग्लूकोज पाइरूवेट में, एसिटाइलाइन, लैक्टाइड और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। साइटोप्लाज्मा द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ द ग्लूकोज इनटू पाइरूवेट इज नोन एज अ ग्लाइकोलाइसिस। ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू दिस साइटोप्लाज्मा ऑफ द सेल। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, साइटोप्लाज्मा, सी। ठीक है, ये इसका पूरा चार्ट लगा रखा है कि कैसे कैसे टूटता है, अगर किसी को देखना हो तो देख लेना। बड़ा करो, ये देखो एटीपी, एडीपी और ये सब इतना वैसे डीप में पूछेंगे नहीं, बट ठीक है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल एंड द ओवरी सब्सिक्वेंटली डेवलप्ड टू फॉर्म। ये दोनों क्या चीज़ बनाते हैं, एक तो सीड बनाता है और एक जो बनाता है वो क्या बनाता है, फ्लावर, फ्रूट। फ्लावर नहीं बनाता, फ्रूट बनाता है। देखो फर्टिलाइजेशन सबको पता है कि जो स्पर्म सेल्स होते हैं वो फ्यूज़ हो जाते हैं अंदर ओव्यूल के अंदर, तो ये बनता है, मतलब एक नया सीड या फिर फ्लावर बनता है। ठीक है, तो जो ओवरी होती है ना, ओवरी फ्रूट बनाती है और अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट जो होते हैं वो गिर जाते हैं नीचे, और जो फ्रूट, ठीक है, फिर जो ओव्यूल होता है ना वो किस में डेवलप होता है, सीड में, और ईच सीड कंटेन अ टाइनी अंडर डेवलप्ड प्लांट कॉल्ड एम्ब्रियो। तो सीड के अंदर तो क्या होता है, एम्ब्रियो होता है। सीड किससे बनता है, ओव्यूल से। तो ओव्यूल से बनता है सीड और ओवरी से बनता है फ्रूट। तो हमसे क्या पूछा गया है, ओवरी, ओवरी से फ्रूट और ओव्यूल से सीड। और प्लांट का जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है 2019 के अंदर क्वेश्चन था और वहाँ पे मैंने बताया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ये दोनों भी अपन करेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग वन द फेडरेशन हीट कप 2000, इसका है करंट अफेयर का क्वेश्चन है, छोड़ दो, आंसर इसका सानिया मिर्जा था। नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब ऑब्जर्व करा जाता है, इसका आंसर सी है 11 मई को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शिप वॉज डिप्लॉयड इज अ मिशन सागर विच वॉज सेंट टू डिफरेंट कंट्री फूड कैरिंग फूड एंड द कोविड रिलेटेड आइटम्स ऑन द 10th May 2020। तो 33 का जो आंसर है वो ए है, केसरी। सारे करंट के क्वेश्चन हैं, इनको छोड़ते जाओ, मैंने इसलिए कट लगा रखे हैं क्योंकि ये करंट के क्वेश्चन है, मैं जब सॉल्व करी थी। आंसर बता देती हूँ, विच वन ऑफ द, ये रेवेन्यू सबसे ज़्यादा जीएसटी में किसने दिया है इसको, 34 का, इसका आंसर है बी। एमएसएमई का क्या है, अच्छा व्हाट इज़ अ मीन बाय एमएसएमई, ये गलती से हो गया, इसका क्या है, मीडियम स्मॉल, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, एमएसएमई का फुल फॉर्म पूछा था। फिर यहाँ पे फोरम के अंदर कौन सी रही है, कंट्री रही है, तो इसका पूछा था, तो आंसर होगा इसका सी, स्वीडन। तो ये सारे क्वेश्चन छोड़ देते हैं। अब हमारे पास बचा 29 और 30। ठीक है, 29 में फिर देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब देखो ये ग्लूकोज वाला ब्रेकडाउन वाला अभी अपन पढ़ के आए हैं, पायरूवेट कहाँ पर होता है, ये साइटोप्लाज्मा अपन ने पढ़ा था। ये देखो आगे चलो, ये वाला, ये रहा साइटोप्लाज्मा, पढ़ रहे थे, इसको ब्रेक होगा, यही सेम क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पे पूछ लिया। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ये प्रोसेस याद कर लेना, ग्लूकोज साइटोप्लाज्मा में टूटता है पायरूवेट में, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर इथनॉल, CO2 और एनर्जी बनाता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन में ये बनाता है लैक्टिक एसिड और एनर्जी, और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में बनाता है CO2, वाटर और एनर्जी। अब हमसे क्या पूछा है, किसमें टूटता है, ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू CO2, H2O और एनर्जी इन ऑल ऑर्गेनिजम्स, ये रहा प्रेजेंस ऑफ, ये फर्स्ट। ठीक है, ऑल ऑर्गेनिजम्स में नहीं, सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह के अंदर, अपनी जो ह्यूमन बॉडी होती है। ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू इथनॉल, CO2 एंड एनर्जी इन आवर मसल्स सेल। CO2 इथनॉल कहाँ पे होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में बनाता है, तो बी भी इसका करेक्ट नहीं है। फिर देखो ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू CO2, H2O एनर्जी इन ऑल एरोबिक टिश्यू। एरोबिक टिश्यू कहाँ होते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है, और एनारोबिक होते हैं जहाँ ऑक्सीजन की एब्सेंट होती है। तो एरोबिक टिश्यू यानी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, टूट रहे CO2, वाटर और एनर्जी, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो 29 का हमारा आंसर क्या है, सी। ग्लूकोज ब्रेक इनटू द लैक्टिक एंड एनर्जी इन द ईस्ट, ये गलत है, ईस्ट के अंदर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होते हैं, इथनॉल, CO2 और एनर्जी में टूटता है। लैक्टिक एसिड में कब टूटता है, जब लैक ऑफ ऑक्सीजन होती है, जब भी ह्यूमन सेल्स होते हैं मसल्स के अंदर, तो लैक्टिक एसिड और एनर्जी में टूटता है। तो ये चीज़ गलत हो जाएगी, ये सारे गलत हैं, इसका आंसर क्या है, सी, ये रहा इसका।
ठीक है। ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप्स इन द सेम फील्ड बट इन द डिफरेंट रो इज कॉल्ड। डिफरेंट रो में उगाई जाती है क्रॉप्स होती हैं लेकिन वो एक ही होती है, एक ही खेत पे होती है, एक ही टाइम पे हो रही होती है, उसको इंटरक्रॉपिंग कहा जाता है। ये देखो इंटरक्रॉपिंग का एग्जांपल ऐसे, यहाँ पे गेहूं की हो रही है, यहाँ पे किसी चने वने की हो रही है, दालों की हो रही है, तो ये चीज़ होती है इंटरक्रॉपिंग। क्रॉप रोटेशन क्या होता है, एक साल आपने गेहूँ उगाए, दूसरे साल आपने पालक की खेती करी, तीसरे साल आपने सिर्फ मटर उगाए। मैं एग्जांपल दे रही हूँ, हम ये मत बोलना है खारिफ में होते हैं और ये रबी में होते हैं, मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, वो क्रॉप रोटेशन होता है। अल्टरनेट क्रॉपिंग भी कुछ ऐसा ही होता है। अल्टरनेट एक टाइम पे ये करा, फिर छोड़ दी उस ज़मीन को, फिर दूसरी जगह पे करा। खारिफ क्रॉप क्या होती है, खारिफ क्रॉप क्या होती है, उसको प्लांट कराता है जून में और वो हार्वेस्ट कब हो जाती है, अक्टूबर में। इसका एग्जाम्पल क्या होना है, राइस, मेज, कॉटन और ग्राउंड नट्स, एग्जाम्पल ऑफ अ खारिफ क्रॉप्स। तो इसका हमें आंसर पूछा जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा, इंटर क्रॉपिंग। जब सेम फील्ड के अंदर दो डिफरेंट रो में क्रॉप्स उगाई जाती हैं उसको हम क्या कहते हैं, इंटर क्रॉपिंग। कोई चीज़ क्रॉप को रूटीन करना, फिर छोड़ना, उस क्रॉप को छोड़ देना, फिर दूसरी क्रॉप को सब्सिक्वेंटली उसी प्लॉट पे दूसरी क्रॉप को उगाना, वो क्रॉप रोटेशन कहलाता है। ये चीज़ बोली थी मैंने कि छोड़ देना उस ज़मीन को थोड़े टाइम के लिए, मतलब उस क्रॉप से, जैसे गेहूँ उगा रहे हो तो गेहूँ से 2 साल मैंने गेहूँ की खेती कर लिया, मैंने उसको गेहूँ को हटा दिया उसमें से, फिर मैंने उसके बाद पालक उगाने लग गई उस खेती पे, लैंड उसी लैंड पे, सेम प्लॉट ऑफ द लैंड पर, तो उसको हम कहते हैं क्रॉप रोटेशन। अब उसके बाद ये वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं फटाफट। 37 जो होता है ऑपरेशन सद्भावना इज एन इनिशिएटिव ऑफ, ऑपरेशन जो सद्भावना है किसका इनिशिएटिव था, इंडियन आर्मी का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इक्विवेलेंट रैंक ऑफ विंग कमांडर। ये शायद 2014 या 15 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया, वहाँ पे मैंने पूरा चार्ट बताया है इसको, तो यहाँ पे वहाँ से देख लेना ये क्वेश्चन। लेफ्टिनेंट कर्नल होगा इसका आंसर। व्हाट इज द मिनिमम रिडक्शन इन द प्रोजेक्टेड डिमांड ऑफ द कन्वेंशनल एनर्जी एट द एंड ऑफ 5 ईयर। ये वापस से करंट का ही क्वेश्चन है वैसे तो। सोलर सिटीज़ का रिडक्शन जो बोला गया था, तो इसका आंसर है 10% बोला गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर सजेस्ट, अम्फान किसने सजेस्ट करा है, जो इस बार जो तूफान आया था, तो ये क्वेश्चन भी इन्होंने करंट में पूछ लिया, तो इसका आंसर है बी, थाईलैंड ने सजेस्ट करा था ये वाला नाम। नेशनल पॉपुलेशन चेंज इज कैलकुलेटेड बाय, ये चीज़ देख लेंगे, ये चीज़ देख लेंगे, फिर 43 भी देख लेते हैं। 43 क्या है, हमसे पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इलस्ट्रेट द इम्पोर्टेंस ऑफ कोरल रीफ। कोरल रीफ का कौन सा इंपॉर्टेंट, मतलब इनमें से कौन सा उसका यूज़ नहीं है। एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं पीपल को, ठीक है। शिप बिल्डिंग, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे मिनरल्स वगैरह भी होते हैं, जड़ी बूटियाँ वगैरह भी होती हैं, फिशेस वगैरह भी उसके अंदर घर बना के, कॉलोनीज बना के रहती हैं, तो जो सी फूड वगैरह खाते हैं ना उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है वहाँ पे उन लोगों को। बिल्डिंग मटीरियल होते हैं फिशेस वगैरह के रहने के लिए। शोर लाइन को प्रोटेक्ट करती है स्ट्रोम से, ये भी चीज़ सही है। दे प्रोटेक्ट कम्युनिटीज़ फ्रॉम अर्थक्वेक, अर्थक्वेक से जब अर्थ नीचे से तूफान आ रहा है तो कोरल रीफ्स प्रोटेक्ट नहीं करते उनको, ऐसे कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, पानी पूरा अंदर से हिल रहा है तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, क्योंकि हमसे नॉट पूछा है। अब देखो हमें क्या क्वेश्चन करना है, हमें 41 करना है और हमें 42 करना है। तो 41 व्हाट इज़ द मिनिमम, अच्छा ये वाला तो बता दिया ना 10%, ये मिनिमम कन्वेंशनल रिपोर्ट जो आई थी MNRE, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की रिपोर्ट आई थी, डेवलपमेंट ऑफ द सोलर सिटीज़, उसमें उन्होंने 10% बात करी है, तो ये मैंने लगा दिया था, छोड़ दो इसको। नेशनल पॉपुलेशन चेंज इज कैलकुलेटेड बाय, नेशनल पॉपुलेशन चेंज जो होता है नंबर ऑफ लिव्ड बर्थ एंड द डेथ ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, एक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर कितने लोग जिंदा हैं, मतलब कितने लोगों की बर्थ हुआ है और कितने लोग उसमें से जो डेथ रेट होती है, आप क्या करो सब्ट्रैक्ट कर दो, जितने बच्चे जितनों की बर्थ हुआ है और उसमें से किसको माइनस कर दो, डेथ को, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, नेचुरल पॉपुलेशन चेंज, ठीक है। अ नैरो स्ट्रेच ऑफ सैंड और श्रिंगल विथ वन एंड अटैच टू द मेनलैंड, एक ऐसी चीज़ जो जिसका वन एंड जो होता है वो जो होता है वो मेनलैंड से अटैच होता है और वो समुद्र में थोड़ी सी ऐसे लटकी हुई होती है, तो इसका जो आंसर है वो आंसर है इसका सैंड स्पिट। देखो मैंने यहाँ पे ये सारे इसका डायग्राम समझ लो, आपको समझ में आ जाएगा। ये टम्बोला होता है, ये ऐसे जो निकल जाता है सैंड का, अपने समुद्र के पास देखा होगा, समुद्र का पानी जो होता है इसका कटाव, जो आइसलैंड मतलब जो बीच होता है ना, बीच की जो वो होती है ना सैंड, उसका ऐसे कटाव करता जाता है, तो जब ऐसा फिगर बनता है उसको टम्बोला बोलते हैं। स्पिट्स जब होते हैं, जब ये ऐसे पानी अंदर घुस जाता है और ये ऐसे निकल जाते हैं, तो ये हो जाता है स्पिट्स, मतलब ये वाली चीज़ स्पिट्स और ये अंदर घुस जाता है वो बे। अब जब ये लगून झील बन जाती है खारे पानी की और ये यहाँ पे ऐसे आ जाता है बैरियर आइसलैंड, तो उसको बोलते हैं लगून। लगून में कौन सी है, चिल्का लेक, कहाँ पर है, उड़ीसा में। बे क्या है, बे ऑफ बंगाल, जो हिंद महासागर का पानी अंदर आ चुका है, ठीक है। तो ऐसे ये चीज़ ऐसे याद करी जाती है। अब
टमुला पता चल गया। सैंड ड्यून्स कहाँ पर होती हैं और सैंड बार्स भी कहाँ पे होती है, डेजर्ट एरिया के अंदर होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर ए। ये वाला क्वेश्चन करेंगे। द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अकेशिया ट्री इज करेक्ट। ये चीज़ अपन को करनी है, ये चीज़ करनी है। 40 ये दोनों भी अपन करेंगे। 46 देख लो। 2021 सेंसेक्स हैज डिवाइडेड द वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इनटू 4 मेजर कैटेगरीज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग। 46 में हमसे पूछा गया 4 मेजर कैटेगरी में डिवाइड करा हुआ है, तो इसमें से कौन सी नहीं है। तो वो उन्होंने ना डोमेस्टिक वर्कर्स को डिवाइड नहीं करा था कि डोमेस्टिक वर्कर्स जो कौन है, कल्टीवेटर्स कौन है, किसान खेती कौन कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कौन है, कौन उगा रहे हैं, जिनके पास इंडस्ट्री किसके पास है, इन सब में करा था, लेकिन डोमेस्टिक वर्क में नहीं करा था। ठीक है, ये पीरियडिक लेवल का कुछ रिपोर्ट आई होगी, उसके हिसाब से, सर्वे के हिसाब से ये क्वेश्चन पूछा है, तो इसको भी अपन लीव कर सकते हैं, लेकिन इसका आंसर ए और बी है। ठीक है, चलो अब ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। ये वाला, कुमार जो है वो पहले 30 समोसे खाता था, जब उसका प्राइस कितना, 12 रुपये था। अब समोसे का प्राइस कितना हो गया, 15 रुपये हो गया, और वो अब कितने समोसे खा पा रहा है, 20 समोसे ही खा पा रहा है। तो क्वांटिटी कितनी है, 30 माइनस 20, और उसके प्राइस पहले कितना था, 12 पहले था, और अब कितना हो गया, 15। तो और यहाँ पे क्या आ जाता है हमारे पास, प्राइस कितना है, 12, और यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास, 30 समोसे की ओरिजिनल क्वांटिटी। ये होता है P1 अपॉन Q1, और ये होता है डेल्टा Q यानी क्वांटिटी में चेंज, और ये डेल्टा P यानी प्राइस में चेंज। तो इसको करोगे तो 10, यहाँ पे अगर करोगे तो 3, ये हो जाएगा हमारे पास 4, ये हो जाएगा हमारे पास 30। ये 10 से ये चीज़ गई, इसको करोगे तो 4 बाय ये 12, सॉरी मैं 4 क्यों लिख रही हूँ, ये 12 ना, 12P उतरेगा। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, यहाँ पे भी लिख दिया 4/3। 4/3 को करोगे तो कितना आ जाएगा, 1.33। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट इज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ए। ठीक है, ये चीज़ हो गई, ये चीज़ हो गई। अब हमारा बचा है अकेशिया ट्री वाला और 45 डार्डिक ग्रुप ऑफ लैंग्वेज का। देखो अकेशिया ट्री का देखो, a rugged and durable nature make acacia first erosion control plant of the dry soil. The tree set down a deep root system that can access water that seeped far under the top soil. ये ऐसी ब्रांचेज होती हैं इसकी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये। इसकी थ्रोनी लीव्स होती है, नॉर्मल प्लांट होता है, थ्रोनी लीव्स नहीं होती। इट हैज़ अ वाइड क्राउन और द फॉइलेज कैन ऑब्जॉर्व द मैक्सिमम सनलाइट। डेजर्ट एरिया में उग रहा है तो वो तो क्या करेगा, अवॉइड करना चाहेगा सनलाइट को, मैक्सिमम करेगा तो पेड़ नहीं चल जाएगा। तो ये चीज़ गलत है, तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, सिर्फ 1। लॉन्ग शैलो रूट्स होती हैं उनकी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। डार्डिक ग्रुप ऑफ द लैंग्वेज बिलोंग्स टू विच लैंग्वेज फैमिली। लैंग्वेज फैमिली में से कौन सी बिलोंग करती है। अब देखो डार्डिक ग्रुप जो होता है ना, ये हमसे पूछा गया है हिंदू कुश इंडो आर्यन लैंग्वेज, अ ग्रुप ऑफ द सेवरल इंडो आर्यन लैंग्वेज स्पोकन इन द नॉर्थन पाकिस्तान, नॉर्थन इंडिया एंड द पार्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट अफगानिस्तान, उसको अपन डार्डिक लैंग्वेज बोलते हैं। ये जो मैप देख रहे हो, इस टाइम पे जो पुरानी लैंग्वेज बोली जाती थी उसको डार्डिक बोला जाता था। तो अगर हमसे पूछा जाए कि ये किसके कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंडो यूरोपियन। अब इंडो यूरोपियन आप क्यों कहोगे, क्योंकि पहले के टाइम पे ये वाला जो है ना, यहाँ पे ये जो बेल्ट आ रही है, ये यूरोपियन बेल्ट आ रही है, यूरोपियन बेल्ट आ रही है। ऑस्ट्रिक तो नहीं है, ऑस्ट्रेलिया से तो नहीं है, सिनो तिब्बतियन भी नहीं है, चाइना की साइड भी नहीं है, द्रविडियन यानी तमिल साइड भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंडो यूरोपियन। क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ना, अब बोलोगे यहाँ पे एशिया है, लेकिन अपन क्या बोलते हैं, हिमालय से कौन सी प्लेट टकरा रही है, यूरोपियन प्लेट टकरा रही है, हिमालयन माउंटेन से, हिमालयन प्लेट और माउंटेन मतलब यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो यूरेशियन क्यों बोल रहे हो यहाँ पे, तो यहाँ पे तो एशिया है, क्योंकि वो प्लेट यूरेशिया मतलब उस प्लेट का नाम हमने यूरेशिया दे रखा है, तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं, इंडो यूरोपियन फैमिली ग्रुप। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। ये देखो इन्होंने चार्ट भी बना रखा है, बट इसकी पिक्चर क्लियर नहीं है। ये सारे क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। Which one of the following food are included to estimate the food inflation in India? इनमें से ऐसा कौन सा है जैसे फूड महंगाई, खाने की जो महंगाई होती है उसके इन्फ्लेशन में नापा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा, इसमें पैडी नहीं लेते, सिर्फ वीट लेते हैं, टबैको लेते हैं, शुगर लेते हैं, क्योंकि ये जनरली यूज़ करी जाती हैं। अब टबैको क्यों लेते हैं ये मुझे भी नहीं पता, पूछना।
इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ द फूड ग्रेन वर इंट्रोड्यूस एज अ पार्ट ऑफ द फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन में ऐसा कौन सा पार्ट था भारत का जिसमें ग्रीन रेवोल्यूशन के तहत फूड ईल्ड्स की वेराइटीज़ इंट्रोड्यूस करी गई थी गेहूं की, बेसिकली पंजाब और हरियाणा में। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा डी। ग्रीन रेवोल्यूशन का अभी भी इम्पैक्ट कहाँ पर ही है, अब तो नेगेटिव इम्पैक्ट होने लग गया पंजाब के अंदर। इसमें जो सॉइल हो रही है वो पूरी ख़राब हो चुकी है मोस्टली, और वहाँ पे फर्टिलाइजर्स वगैरह का बहुत यूज़ बढ़ गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पा सिविलाइजेशन का आर्टिफैक्ट्स में से इनमें से कौन सा डिस्टिंक्ट है, मतलब इनमें से कौन सा है, हमसे सिंपल यही पूछा गया है। तो यहाँ पे देखो सील मिली थी उनकी, ब्रिक्स मिली है, 3/2 के रेशियो के अंदर मिली थी, गोल्डन बैंगल नहीं मिले, सिल्वर का चम्मच मिला है क्या, नहीं मिला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ओनली 1 एंड 2, ऑप्शन बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिस्टेड एज अ वन ऑफ द 16 महाजनपद इन द मौर्य पीरियड। इनमें से कौन सा महाजनपद में नहीं था, तो इसका आंसर है कलिंगा। अब हमसे पूछा जाए 16 महाजनपद कौन से थे, तो 16 महाजनपद कौन से थे, अंग था, मगध था, कौशल था, काशी, वज्जी, मल, चेदी था, कुरु, पंचाल, वत्स, मत्स्य, शूरसेन, अश्मक, अवंती, गंधार और कन्नौज, ये सारे थे। इनके कैपिटल्स याद कर लेना, एंशियंट हिस्ट्री का क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर प्रिस्क्राइब्ड एज अ ड्यूटी ऑफ द वैश्य अकॉर्डिंग टू द धर्मशास्त्र। जो वैश्य थे उनकी ड्यूटीज़ क्या क्या बताई गई थी, स्टडी द वेदास, इंगेज इन द ट्रेड। तो दोनों ही बताई गई थी, वैसे तो दोनों ही होनी चाहिए, ट्रेड में तो इंगेज होना ही होना है, वेदास भी पढ़नी ही है, ठीक है। वेदास पढ़ने के लिए नॉर्मली मना नहीं कराया जाता होगा, तो तुक्का भी लगाओगे तो 2p लगाना बूथ वाले पे, ये चीज़ हो गया, ठीक है। अब आते हैं, अच्छा यहाँ पे मैंने पिक्चर के लिए लिख रखा है, मैंने पेस्ट कर दिया ऑलरेडी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है। द सतवाहन रूल ओवर द पार्ट ऑफ द वेस्टर्न इंडिया एंड दक्कन, ये बात सही है, सतवाहन ने रूल करा था। सतवाहन पे पहले भी क्वेश्चन है, 2019 के अंदर क्वेश्चन है, उसमें पूछा गया है सतवाहन के बारे में कि उनकी सोसाइटी कैसी थी, उनका कल्चर कैसा था, ऐसे क्वेश्चंस हैं। सतवाहना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। द सतवाहन्स रिपेयर्ड एंड रीबिल्ड द सुदर्शना लेक, ये चीज़ गलत है, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया था, पेस्ट कर दिया था, इसका आंसर क्या होगा ओनली फर्स्ट। दे फॉलोड द मौर्यन एम्पायर एंड रूल्ड ओवर द पार्ट ऑफ द वेस्टर्न इंडिया एंड द डेक्कन पार्ट, दैट इज टुडे आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका एक्सेट्रा, डेक्कन के अंदर। और 1500 मतलब 1500 बोल रही हूँ, 150 AD के अंदर शाक रूलर जो रुद्रमलन फर्स्ट थे, उन्होंने रिपेयर कराई थी लेक को। स्कंदगुप्ता रूलर अंडर दिस लेक रिपेयर्ड अगेन, पहले रुद्रामनन ने, फिर उसके बाद स्कंदगुप्ता ने रिपेयर करी थी अगेन। तो वहाँ पे सतवाहन रूलर्स ने उसको रिपेयर नहीं कराया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 54 का ओनली 1। द रिलेशन ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पूछा है। फंडामेंटल ड्यूटीज इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है मोस्टली। द फंडामेंटल ड्यूटीज विच नॉट ओरिजिनली पार्ट नहीं था, इसको 51A आर्टिकल की तरह ऐड करा गया था, तो ये चीज़ सही है। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड अब्जॉर्व वायलेंस इज अ फंडामेंटल ड्यूटी, सही है। दे आर नॉट इन्फोर्सिबल टू द रिट्स, ये भी सही है। दे मे नॉट यूज फॉर द डिटरमाइनिंग कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द लॉ, ये गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी कि फंडामेंटल राइट से उन्हें प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट होने पर हम उनकी सहायता ले सकते हैं, तो ये चीज़ गलत है, नॉट बोला है यहाँ पे, क्योंकि उनकी हम सहायता ले सकते हैं लॉज को डिटरमाइन करने में, उनकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को डिटरमाइन करने में। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा डी, क्योंकि हमसे क्या पूछा है नॉट करेक्ट। अब देखो द गवर्नर ऑफ द स्टेट, जो गवर्नर है उससे क्वेश्चन पूछ लिया, में एक्सरसाइज डिस्क्रिशनरी पावर, वो अपना डिस्क्रिशनरी पावर कब यूज़ कर सकता है। ही और शी इज़ नॉट कन्विंस्ड बाय द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो यहाँ पे बोला गया कि अगर वो अपनी पावर खुद का कब से अपनी मर्जी से कब यूज़ कर सकता है, कि जब उसे कन्विंस नहीं हुआ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस से, जब कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर हिम, जब कॉन्स्टिट्यूशन कहे कि अपनी मर्जी से काम कर सकते हो। ही और शी इज़ अपॉइंटेड एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ एन एडजॉइनिंग यूनिट, यूटी जो है आसपास की, उसका जो उसे एडमिनिस्ट्रेटर बनाया जाता है, तब वो अपनी मर्जी से गवर्नर काम कर सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए। तो अगर हम 56 का आंसर देखें तो 56 का आंसर क्या हो जाएगा ए। और बताओ एक चीज़, ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे नॉट कन्विंस्ड होता है, ये दिल्ली वगैरह में भी गवर्नर और इनमें जो बवाल चल रहा है ना, वो इसी कारण चल रहा है, क्योंकि वो अपनी मर्जी से काम ले लेता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात नहीं सुनता। सुप्रीम कोर्ट बहुत बार कह चुका है कि आप दोनों को मिलकर काम करना है, लेकिन गवर्नर अलग जाता है और जो CM होता है वो अलग जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट,
नॉट अ ट्रू सोशलिज्म। सोशलिज्म भी क्या होता है, सबको बराबर का हक मिले, गरीब और अमीर के जो बीच की खाई है वो मिट जाए, ये चीज़ होती है। अब देखो, सोशलिज्म एनालाइज सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, सही है। गरीब और अमीर कैसे करेंगे, इनकम से करेंगे। इट एम्फेसाइज द सेंट्रलिटी ऑफ कम्युनिटी, सेंट्रलिटी की बात नहीं करता, ये डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है। ये नहीं बोलता कि सारा पावर सिर्फ अमीरों के पास चला जाए, गरीबों के, ये बोलता है इक्वल पावर होना चाहिए, तो ये चीज़ गलत है। नॉट पूछा, आंसर हो जाएगा बी। बिलीव्स दैट द क्लास डिवीजन इन सोसाइटी आर अ फैक्ट एंड देयरफॉर ये बात सही है कि क्लास डिवीजन जो एक फैक्ट है उसको आप हटा नहीं सकते हो, उसकी कोई रेमेडी नहीं है। इट बिलीव दैट मटेरियल बेनिफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ नीड, जिसको जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से उसको मटेरियल दे दिया जाए, ठीक है। एक घर में 10 लोग रह रहे हैं, तो आप उनको 1 केजी बनाना दे रहे हो। एक घर में सिर्फ 1 लोग रह रहा है, उसको भी आप 1 केजी बनाना दे रहे हो। ये बोल रहे हैं कि जो 10 लोग रह रहे हैं तो इनको 10 दे दो, ये 1 रह रहा है तो इसको 1 दे दो, ठीक है, ऐसी बात होती है। अब ये चीज़ आते हैं, मैच करना है। ये पीपल डेमोक्रेसी कब होती है, डेवलपमेंटल इलाइट की कब होती है, प्लूरलिस्ट की कब होती है, हमें ये चीज़ डिसाइड करनी है। तो देखो, प्रिविलेज फ्यू यानी जो इलाइट पीपल्स होंगे, प्रिविलेज फ्यू उसका आंसर होगा। डेवलपमेंट हाईएस्ट एंड हारमोनियस डेवलपमेंट हो रहा होगा, तो ये इसका होगा। पीपल की कहाँ होगी, सोशल इक्वलिटी थ्रू कॉमन ओनरशिप, ये चीज़ हो जाएगी। और प्लूरल कैपेसिटी ऑफ ग्रुप इंश्योरिंग, जो एक पर्टिकुलरली ग्रुप है उसकी बात करेंगे। अब इसके हिसाब से देख लेना कौन सा होगा। ए का क्या है, 4th ऑप्शन है, बी का है 3rd, सी का है 2 और डी का है 1st। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल मिनी रत्ना रिकॉग्नाइज करा गया है, तो ये 59 वापस से करंट अफेयर का क्वेश्चन है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया छोड़ दो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशनल डेवलपमेंट इंडिकेटर इज करेंटली यूज बाय यूएनडीपी टू कंस्ट्रक्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को करने के लिए इसमें से कौन सा यूज करा गया है, ये भी करवाती हूँ, ये भी करवाती हूँ, ये भी कराती हूँ। चलो 60 यूएनडीपी के इंडेक्स में पूछा है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कौन कौन सा यूज़ करता है। तो देखो, महबूब उल हक 1990 के अंदर डेवलप करा गया था इनके द्वारा, और अमृत्य सेन और इन दोनों के द्वारा डेवलप करा गया था। ये सब अपने काम करिए। पैरामीटर पूछे, पैरामीटर होते हैं हेल्थ, एजुकेशन और इनकम। एजुकेशन में होते हैं एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग और चिल्ड्रन एंड मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग इन द एडल्ट पॉपुलेशन। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ जब हुआ है बच्चे का तो कितना वो है। अब हमसे पूछा गया है कौन सा है, इनमें से कौन सा इंडिकेटर है जो यूज़ करा जाता है, तो उसका होगा मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग। ये रहा एजुकेशन में आता है मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, सी। कौन निकालता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यूएनडीपी, याद रखना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज रिकॉग्नाइज्ड एज अ इनविजिबल हैंड बाय एडम स्मिथ। एडम स्मिथ द्वारा किस चीज़ को इनविजिबल हैंड कहा गया है, तो मार्केट और प्राइस मैकेनिज्म जो होता है उसको इनविजिबल हैंड कहा है एडम स्मिथ ने। किसके अंदर कहा है, द वेल्थ ऑफ नेशन के अंदर। उन्होंने ऐसा कहा था कि जो इकोनॉमी होती है ना वो तभी बहुत अच्छे तरह से काम कर सकती है जब जो मार्केट्स हो ना वो फ्री मार्केट हो, वो किसी से कंट्रोल नहीं हो, वो मार्केट की कंडीशन के हिसाब से रेगुलेट होते रहे और लोग अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चीज़ों को खरीदते रहे, तो उसको क्या कहते हैं, फ्री मार्केट मैकेनिज्म। और अभी आप लोगों को पता होगा कि रुपी, डॉलर, इन सब के जो प्राइजेज हैं वो कैसे चेंज होते हैं, कैसे फ्लक्चुएट होते हैं, मार्केट का मैकेनिज्म, उनको आरबीआई कंट्रोल जनरली नहीं करता। अगर बहुत इमरजेंसी आ जाए तभी कुछ चेंजेस होते हैं, अदरवाइज मार्केट के हिसाब से वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं कि किसकी कितनी डिमांड है, डॉलर की कितनी है, रुपीज़ की कितनी डिमांड है। डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगा और डिमांड कम होगी तो प्राइस घटेगा, वैल्यू घटेगी, ठीक है। 62 हो गया हमारे पास, 61 हुआ है, 62 करते हैं। फिक्सेशन ऑफ द प्राइस लेवल फॉर वीट एंड द राइस बाय द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जब वो फिक्स करेंगे किसी भी प्राइस को तो वो किसका एग्जाम्पल है, सपोर्ट प्राइस का। आपको पता है ना, फिक्सेशन करते हैं, एमएसपी देते हैं, सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस देते हैं ना, फिक्स कर दिया जाता है कमीशन द्वारा। तो एमएसएमई के द्वारा फिक्स करा जाता है कि इस बार इतनी फसल को इतना दिया जाएगा, इसको मिनिमम प्राइस ये दिया जाएगा, तो उसको क्या कहते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। बहुत ईजी था ये वाला। तो मोबाइल फ़ोन ऑपरेटर मार्केट इन इंडिया, मोबाइल फ़ोन का जो ऑपरेटर मार्केट है उसको आप क्या कहोगे, उसको आप इनमें से कौन सी कैटेगरी के अंदर रखोगे, उसको आएगा ओलिगोपॉली। ओलिगोपॉली क्यों आएगा, सबसे पहले मोनोपोली तो समझ लो। मोनोपोली मतलब होता है कि एक ही पर्सन है जो रूल कर रहा है, जैसे जियो है तो जियो ही जियो है, उसके अलावा कोई कंपनी नहीं है मोबाइल मार्केट में। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर क्या होता है कि
लार्ज नंबर ऑफ बायर होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर भी होते हैं, मतलब खरीदने वाले भी बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे एयरटेल है, जियो है, BSNL है, MTNL है, टाटा है, वोडाफोन है, ये सारी हैं, सारी कंपनीज़ हैं। लेकिन क्या है, सबके प्राइस एक ही हैं, सबके प्राइस एक ही है, मतलब कार्टेल सिस्टम है। जैसे अगर वो बोल रहे हैं 1 GB का 1 दिन का हम आपको 700 रुपये में देंगे, तो जितनी भी कंपनी है वो 1 GB का सबको 700 रुपये में दे रही है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। फिर होता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन। परफेक्ट कॉम्पिटिशन क्या होता है, ऐसा मार्केट होता है जहाँ पर प्राइस, जैसे जियो अपनी मर्जी से रख रहा है, एयरटेल अपनी मर्जी से रख रहा है, वोडाफोन अपनी मर्जी से रख रहे हैं, तो उसको परफेक्ट कंपटीशन कहते हैं मार्केट के हिसाब से। और ओलिगोपोली क्या होती है, ओलिगोपोली क्या होती है कि इसमें कुछ सर्विस प्रोवाइडर होते हैं जो बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ सप्लाई या फिर डिमांड को देख रहे होते हैं। जैसे इंडिया के अंदर भी ऐसा ही है, क्योंकि यहाँ पे बहुत फ्यू सप्लायर्स हैं, जैसे रिलायंस है, जियो है, रिलायंस जियो है, एयरटेल है, BSNL है, थोड़े ही फ्यू ऑपरेटर्स हैं जो ही डिटरमाइन कर रहे हैं किसको, डिमांड को और सप्लाई को। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। हमारे यहाँ पे क्या है मोबाइल फ़ोन में, ओलिगोपोली है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब ये वाले क्वेश्चंस बाद में करेंगे, चलो ये 69 तक कर ही लेते हैं। विच वन ऑफ द सेक्टर इज कंट्रीब्यूटिंग रिसेंट ईयर करंट का क्वेश्चन है 64 का, छोड़ दो इसको, बी, ठीक है। इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर है इसका आंसर। द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट, और क्या कहा जाता है इसके बीच में, ये जो डिफरेंस होता है क्या कहा जाता है, ये यहाँ से ऐसे आता है, क्या कहा जाता है इन दोनों के बीच में, वेवलेंथ। आंसर इज ए। बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये मेडिटेरियन कंट्रीज में आपको अभी बता दूंगी। पहली योजना किसके लिए शुरू गई थी, LPG कस्टमर। पहली योजना अभी भी चलती है, सब्सिडी दी जाती है LPG सिलेंडर पे। आंसर हो जाएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ये ठीक है। सिंगापुर इज नोन एज अ पोर्ट ऑफ कॉल। पोर्ट ऑफ कॉल क्यों क्यों यूज होता है, ये देख लो। जो हॉल्ट पोर्ट होता है और इंटरमीडिएट स्टॉप होता है उसको पोर्ट ऑफ कॉल कहते हैं। रिफ्यूजी पोर्ट भी कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ये पार्ट होता है इटनरी का। यहाँ पे क्या होता है, वेसल्स जो होते हैं वो अपनी उनको क्या होता है, रिपेयर करना होता है, पेट्रोल भरवाना होता है, मेंटेनेंस करना होता है, रिचार्ज क्लीनिंग करानी होती है, उसके लिए वो जहाँ पे रुकते हैं उसको पोर्ट ऑफ कॉल कहते हैं, या फिर हॉल्ट पोर्ट कहते हैं, इंटरमीडिएट स्टॉप कहते हैं। और जो सिंगापुर है ना, वही यही चीज़ काम का करता है, यही काम करता है, इसलिए सिंगापुर बहुत अमीर हो गया है। तो यहाँ पर अगर हमें इसको, ये रहा मेन सी रूट पे पड़ता है, ये सिंगापुर यहाँ पे आ रहा है, मलेशिया के भी नीचे यहाँ पे सी पोर्ट आ रहा है, यहाँ पे आपका इंडोनेशिया आ रहा है। तो यहाँ से जितनी भी शिप्स आती है ना, उसको यहीं से जाना पड़ता है। तो वो रुकते कहाँ पे, यहाँ पे सिंगापुर के यहाँ पे रुकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ पे म्यांमार, मलेशिया, ठीक है, ये चीज़ कंट्रीज आ रही है। म्यांमार, सॉरी, सिंगापुर यहाँ पे ना, मलेशिया के इधर इट इज़ हम, यहाँ पे म्यांमार है ऊपर, यहाँ पे थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, यहाँ पे इंडिया आ जाता है। तो जितनी भी शिप्स आती है ना, सबको ऐसे ही निकल के चाइना के पास जाना पड़ता है। तो यहाँ पे इसलिए सिंगापुर बहुत ज़्यादा अमीर भी हो गया है, क्योंकि वहाँ पे जो वो पोर्ट, उनकी उसकी जो पोजीशन है, स्ट्रेटेजिक पोजीशन है एकदम। इट इज़ अ मेन सी रूट वेयर शिप्स यूज टू एंकर फॉर रिफ्यूलिंग, वाटरिंग एंड टेकिंग फूड आइटम्स। तो इसलिए उसको क्या कहा जाता है, पोर्ट ऑफ कॉल कहा जाता है। तो ये चीज़ हो गई हमारे पास। 69 करते हैं और 68 भी करते हैं। मेडिटेरियन कंट्री से हमसे पूछा है कि ऐसे कौन सी चीज़ है जो मेडिटेरियन कंट्री से नहीं लगती है। नहीं लगने वाली जो कंट्री, देखो यहाँ पे देख लो, स्पेन है, फ्रांस है, इटली है, ये स्लोवेनिया, क्रोशिया, बोस्निया, मोंटेनेग्रो, अल्बानिया, ग्रीस है, टर्की लगती है, सिप्रस लगती है, सीरिया लगती है, लेबनान लगती है, इसराइल लगती है, इजिप्ट, लीबिया, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया और मोरक्को। अब इनमें से कौन सी चीज़ नहीं है, तो साउथ सूडान नीचे आता है, ठीक है। तो जो 66 है उसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी। नॉर्थ सूडान, नॉर्थ और साउथ एक दूसरे सूडानी है, उसको बांट दिया नॉर्थ और साउथ के अंदर। तो आंसर हो जाएगा ये। और मेडिटेरियन कंट्रीज याद करने की एक ट्रिक भी है, तो एक पेपर में ना मैं सारी ट्रिक्स करवा दूंगी आपको, तो आपको याद रहेगा। वैसे देखना कहीं पे भी मिल जाएगी, नहीं तो कभी मैं करवा दूंगी एंड पे, ये सारे पेपर्स खत्म होने के बाद। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रास्ट लैंडफॉर्म इज़ द लार्जेस्ट इन साइज। ऐसा कौन सा है क्रास्ट लैंडफॉर्म जो लार्जेस्ट है साइज के अंदर, इसका आंसर है पुलाच। अब देख लो इसको, हिंदी में भी यही बोलते हैं क्या, एक बार मैं देख लेती हूँ इनको। हाँ, पुलाजे, युवाला, विलय और घोल, ठीक है। तो इसका आंसर 68 का जो है वो है आपके पास पुलाजे। अब ये सारे होते क्या हैं, सिंक होल समझो, सोलो होल और सिंक होल। सिंक होल को ये सब कहा जाता है अ डिप्रेशन और अ होल इन द ग्राउंड कॉज्ड बाय सम फॉर्म ऑफ द कोलैप्स ऑफ द सरफेस। जब सरफेस कोलैप्स हो जाता है, गड्ढा हो जाता है रोड के अंदर, कभी कभी आपने सुना है बारिश वगैरह के कारण गड्ढे हो जाते हैं, तो उसको सिंक होल कहते हैं, ठीक है।
ये लोकल नेम ब्लैक होल कहा जाता है सी वाटर में, डीप में ब्लू होल कहा जाता है, ये सारे कहा जाते हैं, ठीक है, छोड़ो इसको। फिर उसके बाद हमसे हमसे दूसरा वाला क्या पूछा है, पुलाज, पुलाजे। पुलाजे क्या होता है, ये क्रास्ट पुलाजे और क्रास्ट फील्ड के अंदर होता है। क्रास्ट फील्ड कहाँ होती है, जब लाइमस्टोन जो होता है नीचे टपक टपक के वो इकट्ठा हो जाता है। ये लार्ज फ्लैट प्लेन होते हैं, फॉर्म्ड होते हैं इस रीजन के अंदर, जो कि 5 से 400 किलोमीटर तक फैले हुए होते हैं, ठीक है। जैसे इसका एग्जाम्पल ये रहा, ये देखो, अगर आपको ये एग्जाम्पल दिख रहा है ना, आपको ये सारे समझ में आ जाएंगे थोड़ा सा। ये देखो, ये है पुलाजे, 5 से 4.5 किलोमीटर में नीचे ज़मीन बैठ गई, उस चीज़ को कहते हैं, ठीक है। ये है सिंकहोल, नीचे थोड़ा सा हुआ, इसको सिंकहोल कहते हैं। जो ये ऊपर से हो जाता है उसको सॉलो होल कहते हैं। और एक और हमारे पास क्या बनना चाहता, उवाले, ये यहाँ पे क्या होता है, ये मच लार्जर होते हैं सिंकहोल। सिंकहोल लेकिन इनके अंदर जेंटलर स्लोप होता है और कॉम्प्लेक्स 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। देखो इसका, ये देखो 3D स्ट्रक्चर आ रहा है इसका, और ये थोड़े से लार्जर होते हैं सिंकहोल से। इसको हम क्या कहते हैं, ऊ वालो। वैसे तो ये सारे एक ही टाइप के होते हैं, लेकिन इनके साइज़ के हिसाब से ये वेरी करते जाते हैं। तो ये चीज़ होती है, ये सिंकहोल का एग्जाम्पल है, ठीक है। लेकिन हमसे लार्जेस्ट पूछा है तो 5 से 400 किलोमीटर तक कौन है, पुलाजे होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। अब 69 तक देखो कर लिया था ना अपन ने, ये वाला था, 70 कर लेते हैं, लास्ट करेंगे अब बस। ये विच वन, इसके अंदर हमसे पूछा गया है ना, नॉट करेक्ट पूछा गया है, पहले तो ये चीज़ ध्यान रखना। फिर सेंसुअर मोशन में अगर मैं बताऊँ तो इसमें क्या होता है कि ये जो मोशन होता है वो किसके द्वारा मूव करा जाता है, अपोजिशन में जो होता है उसके द्वारा, या तो किसी गवर्नमेंट की पॉलिसी या फिर किसी मिनिस्टर के अगेंस्ट ये लेकर आया जाता है, या फिर होल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है उसके अगेंस्ट ये मोशन लेकर आया जाता है, ठीक है। गवर्नमेंट इज़ फ्री टू फिक्स द टाइम एंड डेट, गवर्नमेंट के पास ये होता है कि वो फिक्स कर सकती है टाइम और डेट को डिस्कशन की। इट कैन ऑल्सो बी मूव्ड अगेंस्ट द एंटायरली एंटाइटी नहीं होगा, एंटायरली होगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसके खिलाफ मूव कर सकते हैं, किसी पॉलिसी के खिलाफ, किसी मिनिस्टर के खिलाफ, और किसी पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ। स्पीकर डिसाइड करेगा इसका ऑर्डर ऑफ द मोशन, ये भी सही है, ये भी सही है। आ लीव ऑफ द हाउस इज रिक्वायर्ड, हाउस की लीव नहीं चाहिए, ऐसा कुछ नहीं कि हाउस की लीव चाहिए, बस परमिशन चाहिए होती है जो गवर्नमेंट फिक्स करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। अब इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, उसके बाद आगे वाले क्वेश्चंस